सो हम आगे बढ़ रहे हैं विद व्हाट ऑडिट ऑफ स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक साथ रीड कर लेते हैं। ये सारी चीजों की कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हाउ बैंकिंग कंपनी इज डिफरेंट। तो अब ये सब फाइनेंशियल में तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है कि बैंकिंग कंपनी में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, आईटी इसके ऊपर होते हैं। तो ये थोड़ा अलग है। जैसे हम लोग नॉर्मल कंपनीज को ऑडिट करते हैं उस तरीके से इसको ऑडिट कर सकते नहीं है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। जॉइंट ऑडिट मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। इंट्रोडक्शन है, एक बार फटाफट से रीड करते हैं और सीधा हम मेन पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। अगर बैंकिंग देखोगे ना, बहुत दुनिया भर का टॉपिक है। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ पेजेस देयर। कौन सा पेज से चालू हो रहा है? पेज नंबर 231। और कहाँ तक जा रहा है? ठीक है। सो बहुत सारे पॉइंट्स है। मैंने बोला था कि जिसके अंदर तुम्हें सीधा क्या मार्क करते जाना है, हाँ। पर लेकिन एक बार रीड करते जाते, सब रीड करो। तो ये बुक भी नहीं लाया, इसके अंदर ही उसको तो इतना ज्यादा तोड़ तोड़ के किया है ना। स्टार्ट करते हैं। How the banking is different, banking business is different from the other companies. The banking industry is private of any economy and the financial systems. Banks are agents of the financial intermediate in an economy. Banks एक competitive environment पे काम करते हैं. Banks have the following characteristic that distinguish it from the commercial enterprise. So there is a custody of large volume of monetary items, engagement in variety of transaction and in large volume and number, फिर बाद में operations through wide network of geographical dispersed branches, तो एक जगह पे नहीं, multiple locations पे। assumptions of significant commitments without transfer of funds, जैसे कि off balance sheet items, transactions that are initiated at one location recorded at different locations, direct transactions by customer, for example ATM, net banking, integration and linkages of national and international settlement, regulatory requirements that influence the accounting and auditing. What are the special features, special consideration in audit of banks? तो ऑडिट ऑफ बैंक्स में हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा? एक बार इसको मार्क करके रखो। ऊपर की चीजों को क्या मार्क कर दोगे? सबसे पहले व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन, हमें देखना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन पर व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड। आई विल हैव टू कंसीडर द स्केल ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन। मेरे को ध्यान देखना पड़ेगा कि वी आर एक्सटेंसिवली डिपेंडेंट ऑन आईटी, तो मेरे को आईटी इन्वायरमेंट को ज्यादा टेस्ट करना पड़ेगा। Effect of the regulatory requirement, we are affected by a lot of external factors. कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत सारे नए नए लोन प्रोडक्ट्स और सारी चीजें आती जा रही है। पहले जो बेसिक लोन्स होती थी, कितने सारे नए प्रोडक्ट्स आ गए। टर्म लोन है, ओवरड्राफ्ट है, सीसी फैसिलिटी है। फिर मतलब ऐसे देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स व्हिच आर कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू इवैल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजी and use of different applications to carry out the different transactions. So these are the special consideration in audit of bank. फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने बोला व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क। तो उन्होंने बोला भाई देयर आर मल्टीपल लॉज एंड रेगुलेशन जो उनको एप्लीकेबल होते हैं। काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव होते हैं, आई मीन काफी सारे बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एप्लीकेबल होगा। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 एप्लीकेबल होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। कंपनीज एक्ट आएगा। बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970। रीजनल रूरल बैंक बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग 1980। कोई बोलेगा दो दो बार क्यों सेम आता है? देखो ये सारे टाइम पे ना बैंक्स का नेशनलाइजेशन और सब कुछ किया जा रहा था। बहुत सारी बैंक्स को एक इकट्ठा करके एक बैंक बनाया जा रहा था, तो वो था एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। फिर उसके बाद क्या लगता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। फिर पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। तो देयर आर मल्टीपल एक्ट जो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये सारी चीज है ना अब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पुराने पोर्शन में है ना
ऑलमोस्ट 2018 के पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 के पहले जो तुम्हारा लॉ का पोर्शन था, लॉ के पोर्शन में ना बहुत सारे एक्ट्स थे। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस एक्ट को हम कहते थे सरफासी एक्ट। ये बहुत सारी चीजें तुम्हारे पोर्शन में हुआ करती थी, इसलिए ये सारी चीजें तुमको रिलेटेबल होती थी कि अच्छा बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या एप्लीकेबल होगा। बट राइट नाउ दिस इज नथिंग बट अ मियर मेमोरी गेम, तो कौन सा एक्ट हमको एप्लीकेबल, तो कितना एक्ट एप्लीकेबल है अपने को 13। अब फॉर्म एंड कंटेंट के बाजू में लिखो एमसीक्यू। अब ये एक बार आया है क्वेश्चन तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, जो एक बार भी आया है, जो कभी भी नहीं आया उसको हम क्या मार्क करेंगे आप। अब फॉर्म एंड बैलेंस फॉर्म में, अब यहाँ पे उन्होंने स्टेडियम 3 में दिया हुआ है बैलेंस शीट कौन से फॉर्म में होगा, फॉर्म ए में। पीएनएल कौन से फॉर्म में होगा, फॉर्म बी। प्लस उनको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब बैंकिंग वाले को इंडिया से एप्लीकेबल नहीं है। प्लस जो भी रूल 7 के अंदर बोला गया रहेगा वो, प्लस सिंस लिस्टेड है तो सेबी के एलओबीआर भी करने पड़ेंगे। तो वहां पे अकाउंट्स कैसे रहेंगे, बैलेंस शीट कैसे रहेगा, फॉर्म ए। पीएनएल कैसे रहेगा, फॉर्म बी। उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद सेबी के एलओडीआर वहां पे फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे मार्क करके रखो कि इंडिया उनको एप्लीकेबल। Preparation and presentation of involve consolidation of financial accounts of other departments vertical in case of a public sector. There is no concept of mandatory branches of private sector. Hence, the process of auditing is accounting is not centralized. तो काफी बार अकाउंटिंग और सारी चीजें कैसे हो जाएगी, ये लोग सेंट्रलाइज्ड। ये दोनों पॉइंट्स को तुम क्या मार्क कर सकते हो। अब आता है ऑडिट एंड अकाउंट्स, वापस क्या मार्क करो, ऑडिट होगा किसके हिसाब से, सेक्शन 30 ऑफ द आरबीआई एक्ट। मैंडेटरी ऑडिट होगा किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बैंक का। कौन करेगा, अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। इन शॉर्ट कौन करेगा, जो भी सीए प्लस सीओबी होगा, जो अपने कहाँ पे पढ़ा है 141(1) के अंदर। ठीक है, अब वहां पे उससे दो तरीके के ऑडिटर होते हैं, एक होता है एससीए। एससीए को हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। इन अवे जो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑडिटर होता है उसे हम कहते हैं एससीए। जो एक एक ब्रांच का ऑडिटर होता है उसे हम कहते हैं एसबीए, दैट इज स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर से मान सकते हैं, कंपोनेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट जो होगा बैंकिंग कंपनी का कौन करेगा, शेयर होल्डर। तो नेशनलाइज बैंक में कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पर आप आरबीआई का हम एक चले रहेगा अप्रूवल इन ईचर ऑफ द केसेस। सो ये अपना क्या हो गया, ऑडिट एंड अकाउंट्स। ऑडिट की अगर हम बात करें तो कौन से सेक्शन में होगा, 30 सब सेक्शन 1 मैंडेटरी है फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन करेगा, हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। एक को हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, दूसरे को हम क्या कहेंगे। फिर उसके बाद वहां पे बैंकिंग कंपनी जो है वहां पे अपॉइंट कौन करेगा, शेयर होल्डर। नेशनलाइज में कौन करेगा, बोर्ड ऑफ। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर सेंड टू द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। तो वहां पे क्या क्या चीजें आएगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वहां पे, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने पीरियड के लिए अपॉइंट किया। पर्टिकुलर्स ऑफ द अदर सेंट्रल ऑडिटर्स, अदर सेंट्रल ऑडिटर्स मतलब दूसरे भी तो जॉइंट ऑडिटर्स होंगे। Particulars of the previous auditor, because you will have to communicate with them in writing. Procedural requirement to be complied with in accepting the assignment। तो जब एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले हमें क्या देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ acceptance of declaration of fidelity and secrecy। restriction on accepting other assignments on the bank, मतलब तुम बैंक के पास और कोई भी इंटरनल असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते नहीं हो। A statement of division of work and review of the reporting responsibility among the joint auditors। तो अगर joint auditors है तो हर एक का क्या काम होगा, जो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करते थे, ऐसे 299। Scope of assignment which includes any special reports or certificates to be given by the statutory central auditors in addition to the main report। हम आगे बढ़ेंगे कि एक ऑडिटर बहुत सारे दूसरे रिपोर्ट्स भी दे सकता है।
In case of statutory branch auditor, appointment letter is given on the similar lines, except in regard to the particulars of other auditor and statement of the division of work. However, it is noted that the statutory branch auditor is carried out by a single firm of चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अर्थात वो लोग यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इन दिस केस जॉइंट ऑडिट नहीं होता। ठीक है, तो मेन जो हमारा स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट होता है वो कैसे होगा, जॉइंट ऑडिट। पर लेकिन ब्रांच को ऑडिट करने के लिए क्या वहां पे जॉइंट ऑडिटर्स चाहिए कि एक सिंगल फॉर्म कर सकती है, एक सिंगल फॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ा, क्या क्या आएगा हमारे उसके अंदर, पहले क्या आएगा, सेकेंड क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, फिर उसके बाद matter of acceptance of declaration of fidelity and secrecy, restriction on accepting other assignments, फिर उसके बाद division of work among the joint auditors, फिर बाद में जो भी स्कोप होगा कौन सा स्पेशल रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट देने हैं, ब्रांच ऑडिटर को भी सिमिलर लाइंस पे दिया जाएगा, जस्ट दैट वहां पे जॉइंट ऑडिटर्स नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ क्या होगा, सिंगल ऑडिट। अच्छा आएगा, वो भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्ट टीम में अब तक अपन ने जो भी नॉर्मल ऑडिट किया है ना, उसी का पूरा क्या दे दिया है, ओवरव्यू। ठीक है, जब भी हम ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे हमें क्या देखना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। मतलब याद करो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस में हम क्या देखते थे, याद करो CSI, याद आ रहा है सब कुछ, क्या था CSI से, कंप्लीटेड है, C2 से एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहे हैं, S से I से क्या आएगा, तो हम यहाँ पे पहले क्या देखेंगे, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटेडनेस, मतलब मेरे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई वहां पे मैं इंडेटेड नहीं, तो इंडेटेड हो तो मैं क्या हो जाऊंगा, डिस्क्वालीफाइड। तो बिफोर एक्सेप्ट अपॉइंटिंग देयर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ब्रांच auditors should obtain a declaration of indebtedness, that is a written confirmation that the auditors firm partners have not been declared as willful defaulters। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो हम willful defaulter है और हम लोग ने कोई भी indebtedness ली हुई नहीं। नेक्स्ट, मैं वहां पे ब्रांच के पास से कोई भी इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकता नहीं हूँ। तो अगर मैं बैंक का ऑडिटर हूँ, कैन आई एक्सेप्ट एनी इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, नहीं। तो नो इंटरनल ऑडिट एक्सेप्टेड हैज बीन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द सेम। फिर मेरे को एज पर एस 210 क्या डिस्कस करने पड़ेंगे उनके साथ, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम उनको क्या भेजेंगे, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। वी नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, याद करो क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में, अगर इफ यू डू नॉट कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर इन राइटिंग, you will be guilty of misconduct। कम्युनिकेट करो, फिर प्रॉपर प्लानिंग करो, वहां पे एस्टैब्लिश करो टीम, ऐसी टीम को लो जो तुम्हें लग रहा है कॉम्पिटेंट है। ठीक है, रिस्क के बेसिस के ऊपर यू डिसाइड व्हाट शुड बी द टीम, टीम का साइज क्या होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, स्टेज 1। तो स्टेज 1 में पहले अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। सेकेंड अपन ने क्या देखा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। तीसरा क्या आ गया हमारा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद क्या आएगा, क्या समझा सबको ये। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेज, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम बाकी सारी एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, हमें बैंकिंग को भी क्या समझना पड़ेगा। तो हम इससे क्या समझ पाएंगे, ROMS। तो अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, इससे मेरे को क्या पता चलेगा, असेस द रिस्क। मतलब हम क्या डिसाइड करेंगे, ROMS। उस डेवलप द ऑडिट प्लान टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एंड एड्रेस द रिस्क, अर्थात हम क्या डिसाइड करेंगे, हमारी एंटिटी। फिर उसके बाद सेकेंडली हम लोग वहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करेंगे, बैंक्स अकाउंटिंग सिस्टम, उससे भी हमें पता तो क्या चलेगा, हमारा ROMS। अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो वहाँ पे बैंक के पास एक क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या होना चाहिए बैंक के पास एक, तो हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, अब कैसा होता है, जो भी मैनेजमेंट है या जो भी दोस्त विद गवर्नेंस है,
वो लोग एक रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बनाते हैं कि अगर समझो बैंक को अफलोट रहना है भाई, अगर समझो क्राइसिस आती है, रिसेशन आता है, ऐसे टाइम पे भी हमारे साथ कुछ इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए उनके पास अपना खुद का क्या होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ओवरसाइट कौन रखने वाला है, दोस्त शायद विद गवर्नेंस, कौन रखेगा ओवरसाइट? So those shared with governance, that is BOD, CEO, should approve a return risk management policy. Policy should be consistent with the bank's objective, strategy, capital strength management, expertise and regulatory requirement. तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होगी कौन से बेसिस के ऊपर होगी, उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अगर समझो हमारे ऑब्जेक्टिव है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी ऐसे है कि हम अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइज करना चाहते हैं, हम अग्रेसिवली हमारी बैंक्स के नए ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो वहां पे रिस्क तो कंपेरेटिवली क्या होगा, सारा। पर बैंक के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ऐसे है कि भाई हम स्लोली एंड स्टडीली ग्रो करेंगे, तो वहां पे वो लोग रिस्क क्या एक्सेप्ट करेंगे। फिर कैपिटल स्ट्रेंथ क्या है, अगर समझो अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में, तो दे कैन टेक लिटिल मोर रिस्क। तो लेकिन तुम्हारे खुद के पास ज्यादा तिजोरी में पैसा पड़ा नहीं है, तो तुम्हारा रिस्क अपेटाइट क्या हो जाएगा, कम। तुम्हारे मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे खासे कोई कंपनी, अच्छी खासी बैंक का कोई मैनेजमेंट वाला बंदा तुमने अक्वायर किया है, ही हैज द स्ट्रेंथ कि वो रिस्क को मैनेज कर सके। पर तुम्हारा मैनेजमेंट खुद नया है, उनको खुद इतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, तो ज्यादा रिस्क ले पाओगे नहीं। कितने ज्यादा वहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजों के बेसिस के ऊपर एक रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द risk. So risk that could significantly impact achievement of the bank's goals should be identified, measured and monitored. ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रिस्क की वजह से मेरे गोल्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, मैं अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो उसे क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई, मेजर एंड कंट्रोल। फिर उसके बाद देयर शुड बी कंट्रोल एक्टिविटीज। हम जो भी इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल्स, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कंट्रोल एक्टिविटीज। सो फॉर एग्जांपल वो लोग के पास कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे कि वहां पे क्या होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, क्या होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक ही बंदा सारे काम करेगा क्या, नहीं। तो फ्रंट ऑफिस में और बैक ऑफिस में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक ही बंदा काम करेगा तो फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। फिर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द पोजीशंस। फॉर एग्जांपल लेट अस, अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं या एक्सवाइजेड चीजें कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी हमें पोजीशंस की। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ द ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल लेट अस हम लोग ने लोन सैंक्शन किया, तो उसका अप्रूवल लगेगा, हमें उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। reconciliation of the position and the results, setting the limits, reporting and approval of the exceptions। तो जहां जहां पे फॉर एग्जांपल हम लोग ने हमारे जो क्राइटेरिया सेट किए वो फॉलो नहीं हुआ है, तो उसका भी एक एक्सेप्शन रिपोर्ट बनना चाहिए। फिर बाद में फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब अगर हमारे पास कैश है, हमारे यहाँ पे लॉकर्स है, तो वहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी है कि नहीं, असेट को सेफ गार्ड किया जा रहा है कि नहीं। एंड लास्टली क्या हमारे पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए कंट्रोल्स बनाया था। पहला कंट्रोल क्या बोला था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, मतलब भाई एक ही बंदा सारा काम नहीं करेगा। सेकंड कंट्रोल किसके लिए होना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट। सेकंड थर्ड किसके लिए होना चाहिए, वेरिफिकेशन है। चौथा कंट्रोल किसके लिए होना चाहिए, पांचवा टारगेट किस का होना चाहिए। फिर उसके बाद किसके लिए होना चाहिए, एंड लास्टली क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला क्या आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स होंगे, मेथोडोलॉजीज, assumptions to measure and manage the risk should be assessed and updated. This function will be conducted by the independent risk management unit। तो हम एक अलग से एक यूनिट बनाएंगे जिसका काम ही क्या होगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा जो आके सिर्फ क्या चेक करेगा कि वहां पे कितना रिस्क है। फिर उसके बाद रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो आईटी सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है एक बैंक को। तो बैंक्स acquire reliable information system that provide adequate financial, operation and compliance information on a timely basis. Those charged with governance and management require management information that is easily understood and enables them to process the changing nature of the business। So ये पूरा पॉइंट किसके बारे में दे दिया था, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट।
तो एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर ओवरसाइट कौन रखेगा, सीडब्ल्यूजी। उनके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। क्या होनी चाहिए उनके पास, कंट्रोल एक्टिविटीज। फिर क्या होना चाहिए वहां पे, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। एंड एक क्या होना चाहिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अपना कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप टू। मतलब स्टेप वन में पहला क्या था अपना, इनिशियल कंसिडरेशन। स्टेप टू में अपन ने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग। अब स्टेज नंबर थ्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट। सो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ROMMS, क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो हम ROMMS ढूंढेंगे। हम असेस करेंगे रिस्क इंक्लूडिंग द मनी लॉन्ड्रिंग। तो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क हो सकते हैं, तो ये रिस्क हो जाएगा ड्यू टू फ्रॉड, दैट इज इससे 240। फिर हम असेस करेंगे स्पेसिफिक रिस्क। तो ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई एंड असेस specific risk of material misstatement of the financial level, which refers to the risk relating to the banking industry. फिर रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग, अगर मैं किसी और को आउटसोर्स कर रहा हूँ तो वहां पे भी क्या एसोसिएटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट नेक्स्ट स्टेज कौन सा आ जाएगा, एग्जीक्यूशन। मैं अपने टीम मेंबर के साथ डील कर डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द रिस्क, हमें उसके ऊपर क्या एंट्री लगानी चाहिए। फिर हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क। मैं अपनी क्या बनाऊंगा, ओवरऑल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनने के बाद मैं उसके ऊपर क्या बनाऊंगा, हमारा प्लान। फिर उसके बाद मैं क्या डिटरमाइन करूंगा, हमारी मटीरियलिटी। और देखूंगा गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं। सी ये सारे आंसर्स है ना, कभी भी इन्होंने पूछे नहीं हो। जितना भी हम लोग ने आज तक सारे ऑडिट में जैसे करते थे वैसे ही सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है। हम बाकी सब जगह पे भी गोइंग कंसर्न देखते थे। हम बाकी सब आइडेंटिटी पे भी क्या देखते थे, मटीरियलिटी। हम बाकी सब जगह पे भी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाते थे। हम बाकी सब जगह पे भी ROMS देख के क्या करते थे, हमारी एंट्री डिसाइड करते थे। लास्टली हमारा कौन सा स्टेज आ जाएगा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के ऊपर अलग से उन्होंने डिटेल में चीजें दी है कि व्हाट इज द रिपोर्टिंग स्टेज। ठीक है, तो 1 मिनट लेके सर क्या करूँ, ये जो चारों स्टेजेस थे, चार स्टेजेस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा आंसर है, रिस्क मैनेजमेंट। वो इस एक बार इसके ऊपर सवाल आया है भाई, बाकी कोई चीज के ऊपर कोई सवाल आया हुआ नहीं। एक बार सिर्फ कंडक्टिंग एंड ऑडिट वाला पॉइंट पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन जिनको याद आ रहा हो ना, दिस इज कॉपी पेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में तो पब्लिक ने ये सब देखो, यहाँ पे दिस इज इंटरेस्ट ही है। कंडक्टिंग एन ऑडिट, देखो पहले क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेक्टेडनेस, इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, प्लानिंग, कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, एंगेजमेंट टीम, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। तो दिस वही सारी चीज है, बट ना तो इंटर पे पूछी जाती थी और फाइनल में पूछी जाती आंसर।
अगर तो 13 बराबर मतलब क्या होता है? एक दिन 7 बजे तो तो भाई साहब ने अपना सेटिंग कर दिया है 7:20। 7:19 को भी आता है, आज तो बोलता है मैं तो टाइम पे आया। एक लेक्चर भी तो आया क्या सवेरे? फिर मैं पार्टी दूंगा सब, 7 AM आया था। कितने बजे निकलना पड़ता है तेरे को 7:20 को भी पहुंचने के लिए? तो वो क्या यार, इतना जल्दी तो पहले मैं भी निकलता हूँ। तो कल नहीं छोड़ेगा हम तेरे को? मेरे को लगा इसको ज्यादा टाइम लगता रहेगा।
थोड़ा क्लासिफिकेशन में गड़बड़ हो गया है। So आगे बढ़ते हैं. Now special considerations in the IT environment. This should have been a different question. लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत हो चुका है. Uh, अब ये स्पेशल कंसिडरेशन इन द आईटी इन्वायरमेंट है इसको यहाँ पे से डेफिनेटली रीड थ्रू करते हैं. बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल पार्ट ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग. दिस इज डिटेल पार्ट ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग करके पूरा चैप्टर है. वहां पे हम ये जो हर छोटी से छोटे वर्ड बोल रहे हैं ये सारे चीजें डिटेल में कहाँ पे कर रहे हैं चैप्टर में. सो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो आईटी जो है ना आईटी इज अ स्पेशल कंसिडरेशन. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एचडीएफसी का अगर समझो रिपोर्ट बताऊं. एचडीएफसी वाले ने अपने वहां पे रिपोर्ट में बोला हुआ है कि आईटी सिस्टम इज अ की ऑडिट मैटर. क्या आईटी सिस्टम इज अ. सो यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बैंक्स हैज अ कॉम्प्लेक्स आईटी आर्किटेक्चर टू सपोर्ट इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन. High volume of transaction is processed and recorded on a single and multiple application. Reliability and security of the IT system plays a in the business operations of the bank. Since a large volume of transactions are processed, the IT controls are required to ensure that application process data as expected and the changes are made in an appropriate manner. Appropriate general IT controls, application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data as required completely, accurately and consistently for a reliable financial reporting. So यहाँ पे ये लोग सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि आईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सारी चीजें किसके बेसिस के ऊपर चल रही है आईटी. वैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल जोमेटो का रिपोर्ट देखे. जोमेटो भी वहां पे अपने को कहता है कि भाई सारी चीजें किसके बेसिस के ऊपर चलती है. सो अगर जोमेटो में भी अगर हम लोग की ऑडिट मैटर पढ़े हैं तो वहां पे वो लोग क्या कह रहे हैं वापस सेम चीज है कि वहां पे चीजें सारी चीजें किसके बेसिस ऊपर चल रही है आईटी के ऊपर. So the company provides an e-commerce platform that enables merchants to sell their food items to the users through the platform. The company mainly generates revenue through the commission revenue. The company's revenue process is largely automated and relies significantly on its IT system. We consider accuracy of the revenues relating to the food delivery as a key audit matter because of the significance of the volume of the data processed by the IT system. So somewhere IT एक important relevant factor बनते जा रहा है. तो सारे जो businesses है वहां पे कोई मैनुअल अकाउंटिंग या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. सारी चीजें कैसे जनरेट हो रही है आईटी के थ्रू. तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आईटी को हमें डेफिनेटली क्या देना पड़ेगा एक स्पेशल कंसिडरेशन. सो यहाँ पे कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी. Considering the importance of the IT system in the preparation and the presentation of the financial statement, it is imperative that banks should share detailed information with auditors. Like क्या क्या आना चाहिए वहां पे. ओवरऑल आईटी पॉलिसी. हमारा स्ट्रक्चर क्या है एनवायरनमेंट क्या है बैंक का. फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा इंटरफेस क्या है. ठीक है फॉर एग्जांपल डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है. वहां पे प्रोसेस करने के लिए कोई ऑटोमेटेड कर रहा है कि वहां पे कोई मैन्युअली प्रोसेस कर रहा है. फिर उसके बाद इंटरफेस मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हो समझो अपन ने टैली खोला तो कैसे गेटवे टू टैली आया. और वहां पे कैसे अगर समझो बी दबाओगे तो बैलेंस शीट मिलेगा पी दबाओगे तो पीएनएल मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस. डेटा इंटीग्रिटी मतलब वहां पे है ना डेटा की कोई चोरी नहीं होगी. ठीक है मतलब वहां पे डेटा को सिक्योर रखा जा रहा है तो हमें देखना है उसकी डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी क्या है. फिर आता है बीसीपी. व्हाट डू यू मीन बाय बीसीपी. बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. समझो आज कभी भी ऐसा तुमने सुना है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे असम में फ्लड आए चाइना चेन्नई में फ्लड आए. अगर समझो चेन्नई में अगर एनएससी बीएससी का सर्वर लोकेटेड है क्या कभी ऐसा आता है कि वो फ्लड आने की वजह से आज हमारा एनएससी और बीएससी नहीं चलेगा.
ट्रेडिंग हॉल्ट हो चुका है, नहीं। तो हमारे तो सर्वर्स कोई भी जगह पे लोकेटेड हो सकते हैं। अब वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या हमारे अल्टरनेट सर्वर्स किधर है, हम बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं विदाउट एनी इम्पैक्ट। तो अगर सोचो 10 मिनट के लिए भी अगर ट्रेडिंग हॉल्ट हो गया तो अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। डिजास्टर कंट्रोल प्लान्स क्या है कि अगर डिजास्टर हुआ तो इन दैट केस हो सकता है लॉट ऑफ टाइम देयर में बी अ लॉस ऑफ डेटा। तो उसके लिए भाई वहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हमारे पास ऑप्शन है। अकाउंटिंग मैनुअल एंड क्रिटिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, दे आर प्रोसेसेस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आईटी। तो कौन से अकाउंट हमारे अकाउंटिंग मैनुअल्स कौन से है, कौन सी क्रिटिकल अकाउंटिंग एंट्रीज है, उसका आईटी के वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। Control over the key aspects using the account heads, expense booking, overdue identification. फिर controls of various e-banking and internet banking products and the channels. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से किसी ने ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर या आके वहां पे से म्यूचुअल फंड खरीद लिया, वहीं पे सीधा डायरेक्टली एफडी क्रिएट कर दी, तो वो सबको कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। एमआईएस रिपोर्ट्स एंड मेजर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स एंड द प्रोसेसेस। अब ये जो जितनी भी चीज है ना, ये सब के ऊपर कम से कम हमारा आधे 1 घंटे का डिस्कशन है, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में चीज दी हुई है कि अच्छा डेटा प्रोसेसिंग में हमें क्या देखना चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी सिक्योरिटी के लिए क्या देखना चाहिए, बीसीपी डीआरपी के लिए क्या देखना चाहिए। तो वहां पे डिटेल में ये सारी चीजें कहाँ पे हम कवर करेंगे, डिजिटल ऑडिट, तो वहां पे लिख दो। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ generating various information related to the various disclosure, financial and involvement of the IT. Overall review of the IT environment and the computerized system has been taken at the head office level. तो आईटी का जो टेस्टिंग होता है वो ब्रांच लेवल पे होगा कि हेड ऑफिस लेवल पे होगा, इसको मार्क करो एमसीक्यू। तो based upon the guidance and information received from the statutory central auditor, branch auditors need to ensure that the data review and analysis through the CBS or the CBS core banking system is carried out and the test carried out at the branch level and results shared with the statutory central auditor. तो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर उनको भाई काफी सारे रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बेसिस पे वो लोग टेस्ट करके डेटा किसको दे देंगे, एससी को। अब एससीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू obtain अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईटी एनवायरनमेंट एंड द वेरियस कंट्रोल्स पुट इन बाय द मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएट वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो वो इवैल्यूएट करेगा आईटी सिस्टम और देखेगा कि आईटी सिस्टम एक्चुअली में ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली कि नहीं कर रहा। Next, the key security control aspects that an auditor needs to address when undertaking the computerized bank include ensure that authorized, accurate and complete data is made available for processing. तो अगर डेटा ही गलत गया है तो प्रोसेसिंग भी क्या होने वाला है, गलत। तो हमें इंश्योर करना है कि ऑथराइज्ड अक्यूरेट डेटा दिया गया है। Ensure in case of interruption due to power, mechanical processing failure, the system restarts without distorting the completion of the entries recorded. तो अगर पावर फेल हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो सिस्टम रिस्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड, अगर समझो सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है तो जितनी एंट्रीज तब तक रिकॉर्ड हुई है वो सारी एंट्री सेव होगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, काफी बार अपन बचपन में पता है वो पीपीटी बनाते थे, सब कुछ बना लिया, कंट्रोल एस करना भूल गए, तो पूरा अगर समझो उसका बैटरी चला गया तो पूरा पीपीटी चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिस्टम है, अगर समझो पावर फेलियर होता है तो जो एंट्री लास्ट हमने पास की थी वो एंट्री वहां पे रिकॉर्डेड रहेगी, वो एंट्री जानी नहीं चाहिए। ensure that the system prevents unauthorized amendment to the program। एक बार सिस्टम में एंट्री हो गई फिर इसके बाद कोई प्रोग्राम को अमेंड कर सकता नहीं है। वेरीफाई क्या करना चाहिए हम लोग को, एक्सेस कंट्रोल्स, मतलब यहाँ पे जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही एक्सेस दिया जाएगा। याद करो तुम लोग ईआईएस में क्या सकते थे, इंटर सीए में आई खाने में नमक क्या होना चाहिए, स्वाद अनुसार। आईटी में एक्सेस क्या होना चाहिए, औकात अनुसार।
जिसको जितना एक्सेस चाहिए उतना ही एक्सेस मिलना चाहिए, जितना ज्यादा एक्सेस मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा एक्सेस मिलना चाहिए। वेरीफाई करो वहां पे क्या हो रहा है, बराबर से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। वेरीफाई करो कि जो भी चेंजेस किए गए द पैरामीटर्स और द यूजर लेवल्स आर ऑथेंटिकेटेड। तो अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस भी क्या होने चाहिए, ऑथेंटिकेट। वेरीफाई दैट द चार्जेस कैलकुलेटेड मैन्युअली for accounts when functioning is not regulated through parameters are properly accounted and authorized। तो वहां पे जो भी अगर समझो कोई वेरीफाई करो चार्जेस कैलकुलेटेड मैन्युअली, जो मैन्युअली मैंने कुछ काउंट करके डाला हुआ है, तो वहां पे कोई मैन्युअल कैलकुलेशन में एरर नहीं होगी। Verify that the exception transaction are reported reports are being authorized and verified on a daily basis। अगर कोई बैंक ऑडिट में करता है तो वहां पे एक्सेप्शन रिपोर्ट बनते हैं, और हम जो एक्सेप्शन रिपोर्ट बनते हैं ना उसी को चेक करते हैं, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं करते। Verify that the accounts master and balance cannot be modified, amended, altered except for the authorized पर्सनल। तो भाई जो ऑथराइज पर्सन है वही सिर्फ कर पाएगा, बाकी कोई कर पाएंगे नहीं। Verify that all the general ledger account codes are authorized by the head office and verify that the general ledger tallies with the balance in the subsidiary book। ये वापस एक बार मैं बोल रहा हूँ, जितना भी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया है ये सारे पॉइंट्स के ऊपर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के भी रूल्स है, ये सारी चीज डिटेल में हम कौन से चैप्टर में करेंगे, डिजिटल ऑडिट। तो वंस व्हेन वी डू डिजिटल ऑडिट हम उसी दिन वापस 5 मिनट निकाल के ये सारे पॉइंट्स को एक बार क्या कर लेंगे, रीड थ्रू। तो सारी चीजें डिटेल में कवर हो जाएगी। तो ये कहाँ में कवर है, डिजिटल ऑडिट। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। अब उसके अंदर आरबीआई ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है विच इज कॉल्ड एज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। क्या विच इज कॉल्ड एज prescribed by RBI, the Central Audit and Inspection Department headed by the Chief Audit Executive, responsibility क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस फॉर रेवेन्यू ऑडिट। ठीक है, तो वो लोग देखेंगे कौन से ब्रांचेस का हमें रेवेन्यू ऑडिट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू द कंकरेंट ऑडिट उनका क्या क्या काम है, उनका एक काम है अपॉइंटमेंट करना ऑडिटर का, फिर क्या डिसाइड करना उनका स्कोप, उनके साथ मिल के इश्यूज को डिस्कस करना, उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करना और रिव्यू करना उनका काम। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पर आरबीआई क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग में है तो हमेशा नॉर्मल बिजनेस रिस्क रहने वाला है, इसे हम कहेंगे इनहेरेंट रिस्क। असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल, तो यहाँ पे हमें क्या समझेगा, इनहेरेंट रिस्क। असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, तो इससे हमें क्या समझेगा, कंट्रोल रिस्क। Making an assessment of the level and the direction of various risk areas, level and the direction of the overall business risk and the control risk। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ओवरऑल बिजनेस रिस्क कितना है, पर्टिकुलर असर्शन लेवल के ऊपर रिस्क कितना है। ड्रॉइंग ऑफ द रिस्क मैट्रिक्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स सच एज रिस्क ऑफ ब्रांच। तो वहां पे हम देखेंगे कौन से ब्रांच में रिस्क ज्यादा है, उसके बेसिस के ऊपर आगे हम क्या लगाएंगे, प्रोसीजर। तो यहाँ पे ऑल वी आर ट्राइंग टू से कि भाई हम लोग कैसे ऑडिट करेंगे, रिस्क बेस्ड। जो ब्रांचेस में रिस्क ज्यादा है वहां पे हमारी प्रोसीजर्स क्या होगी, ज्यादा। देयर कैन बी फ्यू ब्रांचेस जहाँ पे शायद हम लोग ऑडिट नहीं कर रहे, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस ऑल्सो। तो ये क्या था वो लोग का रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, जो किसने प्रिस्क्राइब किया है, आरबीआई। वहां पे कौन होगा, सेंट्रल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, जिसको कौन हेड करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑडिटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी। और अपन ने क्या पढ़े उसको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। दिस इज नथिंग बट जो नॉर्मल हम अपना नॉर्मल ऑडिट करते आ रहे हैं ना, वो भी रिस्क बेस्ड ऑडिट ही है। मतलब हम अपने नॉर्मल ऑडिट में क्या करते हैं, रिस्क ढूंढते हैं, रिस्क ढूंढने के बेसिस के ऊपर जो एरिया में रिस्क है वही एरिया में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। तो पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा होता था कि हम 100% चीजें चेक करते थे। तो हमारे नॉर्मल ऑडिट में हम धीरे धीरे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट हो चुके हैं, रिस्क बेस्ड। जहाँ पे रिस्क है उसी के ऊपर क्या लगाएंगे। नेक्स्ट नीचे आओ पहले, पॉइंट नंबर 6 पे आओ।
चलो नेक्स्ट आता है कंप्लायंस विद सीआरआर एंड एसएलआर। क्या पब्लिक को याद है सीआरआर और एसएलआर क्या होता था? व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज एसएलआर? तो कैश रेशियो जो है इट इज नथिंग, मतलब हम लोग का एक परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 4% है, ये हमको रखना पड़ेगा रिजर्व में इन द फॉर्म ऑफ कैश, और हमें डिपॉजिट करने पड़ेगा किसके साथ? ये आरबीआई के साथ। सो हमारा फॉर एग्जाम्पल टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज अज्यूम करो फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ है। फॉर एग्जाम्पल 4% सीआरआर है, तो मेरे को वहां पे 4% मतलब लेटर से 4 करोड़ मेरे को किसके साथ डिपॉजिट करना पड़ेगा? आरबीआई। सी इसका लॉजिक ये था कि अगर समझो तुम्हारे पास टोटल 100 करोड़ है, तुम पूरा 100 करोड़ किसी और को लोन पे दे दोगे, कल आके जिसने तुम्हारे पास पैसा रखा है वो पैसा मांगने आए, तो क्या तुम्हारे पास पैसा होगा उनको रिटर्न करने के लिए? नहीं। तो तुम क्या करो, उसमें से 4% निकाल के सीआरआर रखो, तो तुम्हारे पास पैसा बचा कितना? 96। पर अब ये 96 करोड़ भी तुम पूरा का पूरा क्या करोगे? किसी और को दे दोगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो लोग ने बोला कि भाई एक और चीज रखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं एसएलआर। क्या कहते हैं उसे? एसएलआर। अब एसएलआर मतलब क्या? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब तुम थोड़े फंड्स को रखोगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक है? लिक्विड फॉर्म मतलब गोल्ड में होंगे, कैश में होंगे, गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज में होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो लोग ने बोल दिया 22%, तो 22% ऑफ 100 करोड़, तो 22 करोड़ हुआ। तो अब ये जो है इसको लिक्विड फॉर्म में रखो, कैश में, गोल्ड में। अगर समझो कोई पैसा मांगने आए तो तुम पूरा पूरा तुरंत क्या कर सकते हो? उसको बेच के लिक्विडेट करके क्या जनरेट कर सकते हो? कैश। तो यूज टू हैंडल सडन इंक्रीज इन द डिमांड बाय द डिपॉजिट, कंप्लाइंस विद द वेरिफिकेशन। तो जो एसएलआर है हमें कब चेक करना पड़ेगा? ऑन 12 और डेज इन डिफरेंट मंथ्स, मतलब हर एक महीने में एक बार करेंगे। ऑफ अ फिस्कल ईयर नॉट बी फ्राइडेज। क्यों ऐसा बोला है नॉट बीइंग फ्राइडेज? लेट एन एग्जांपल। समझो फॉर एग्जांपल, चलो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो भी हमारा डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है हम कैसे इसको करते हैं एडजस्ट। अब हमें क्या करना होता है, जो भी फ्राइडे को टोटल डिमांड या टाइम लायबिलिटीज आए, फॉर एग्जांपल लेट अस से यहाँ पे 3 मई को टोटल 100 करोड़ है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अच्छा मेरे को कोई बताओ डिमांड और टाइम लायबिलिटीज मतलब क्या? सेविंग डिपॉजिट और जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं उसमें जो पैसा होता है उसे हम कहते हैं डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो मैं बैंक हूँ, मेरे पास सेविंग बैंक में आए फॉर एग्जाम्पल 30 करोड़, टर्म डिपॉजिट वाले लगे 70 करोड़, तो टोटल मेरी लायबिलिटीज कितनी है? 100। इसमें से मेरे को 4% का क्या रखना है? सीआरआर। 22% का क्या रखना है? एसएलआर। और ये कब तक करना पड़ेगा? वी आर गिवन टाइम ऑफ फोर्टनाइटली फ्राइडे, मतलब जो मेरा थर्ड को है वो मेरे को 17 तक करना पड़ेगा। तो इस दिन तक मेरा सीआरआर कितना हो जाना चाहिए? 4 करोड़। और मेरा एसएलआर कितना होना चाहिए? 22 करोड़। बस मैं डेली बेसिस के ऊपर थोड़ी मेरा सीआरआर और एसएलआर चेंज कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने बोला जो भी फ्राइडे को अमाउंट होता है उसका फोर्टनाइटली फ्राइडे जो आता है, मतलब सेकेंड फ्राइडे जो आता है, उस दिन तक तुम्हें सीआरआर और एसएलआर को वापस मेंटेन करना पड़ेगा। अब अगर समझो मैं फ्राइडे को ही काउंट कर देगा मेरा सीआरआर और एसएलआर, तो फायदा ही नहीं होगा ना, क्योंकि भाई ये फ्राइडे के हिसाब से तो वापस क्या हो जाने वाला है? चेंज। तो मेरे को जाके ये सीआरआर और एसएलआर को टेस्ट करना चाहिए पूरे महीने में कोई भी एक रैंडम डे को, पर लेकिन वो दिन फ्राइडे नहीं होना चाहिए। क्यों फ्राइडे नहीं होना चाहिए? तो उस दिन पे अमाउंट तो क्या हो जाने वाले हैं? चेंज। तो इसलिए यू गो ऑन एनी अदर डेट विच इज नॉट अ फ्राइडे। सो ये लोग ने बोला कब चेक करो? ऑन एनी डेट, पूरे 12 पूरे महीने में, बट वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद करेक्टनेस ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द डिमांड टाइम लाइबिलिटीज पोजीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई। तो ये हमारा क्या हो गया? व्हाट इज सीआरआर एंड एसएलआर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये तो मैंने तुमको ये सब समझाया कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है। अब हम तुम्हें समझा रहे हैं कि इसमें तुम्हें ऑडिट के लिए क्या करना है।
to obtain an understanding of the relevant circular instruction of RBI. अब आरबीआई हर एक क्वार्टर पे अपने मॉनेटरी पॉलिसी देती है. अब अगर फॉर एग्जाम्पल सीआरआर और एसएलआर चेंज हो गया, अगर मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं ऑडिट क्या करूंगा? सो आई शुड obtain an understanding of what relevant circulars and the instruction. The statutory auditor should request the branch auditor to verify the correctness of the trial balances relevant to the date selected by him or her. मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ट्रायल बैलेंस चेक कर. क्यों चेक कर? क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हम क्या देखना चाहते हैं पता है? डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का अमाउंट. क्योंकि अगर ये अमाउंट ही गलत है तो मेरा जो सीआरआर और एसएलआर का अमाउंट है वो भी तो क्या हो जाएगा? गलत. Examine on the test basis consolidation regarding the DTL position prepared by the bank. तो वहां पे देखो DTL को बराबर से कंसोलिडेट किया है कि नहीं. तो जब DTL बराबर से कंसोलिडेट नहीं हुआ है तो मेरा सीआरआर और एसएलआर का अमाउंट क्या हो जाएगा? गलत. Auditor should examine the valuation of the securities done by bank in accordance with the guidelines prescribed by. काफी बार आरबीआई ना हमने सर्कुलर में हमको लिख के देता है कि तुम्हें डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में कौन से पोर्शन के ऊपर सीआरआर और एसएलआर नहीं करना है. वो लोग एक्सक्लूजन देते हैं. क्या देते हैं अपने को? एक्सक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने बोला, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि जितने भी पैसे तुम्हें रूरल एरियाज में से आए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई ब्रांच रूरल एरिया में सेटअप है, वहां पे से जो पैसा आया है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसके ऊपर तुम्हें सीआरआर और एसएलआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. तो जो भी एक्सक्लूजन बोला है कि वो डीटीएल से एक्सक्लूड हुआ है कि एक्सक्लूड नहीं हुआ. पेड अप कैपिटल reserve any credit balance in the profit and loss account, bank, amount of the loan taken by RBI, amount of refinance taken from Exim, NHB, SIDBI, NABARD, वहां पे हमें क्या देना पड़ेगा? पार्ट क्या चेक करना चाहिए? पार्ट्स ऑफ अमाउंट ऑफ रिकवरीज फ्रॉम द बोरोवर्स, amount received in the Indian currency against the import bills, unadjusted deposits balances lying in the links branches for the agencies like dividend, warrants, etc. Margins held and kept in the sundry deposits for the funded facilities. तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई कौन सी चीजें एक्सक्लूड की जाएगी. तो ये चीजों को अपने को बोला गया, ये सारी चीजों को हमें फिलहाल क्या करने का है? एक्सक्लूड. वैसे ही डीटीएल में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी? तो जो भी हमारे नेट क्रेडिट बैलेंसेस है इन द ब्रांच एडजस्टमेंट्स, बोरोइंग जो हम लोग ने की हुई है जो नॉस्ट्रो अकाउंट में पड़े रहेंगे, फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ द नॉस्ट्रो अकाउंट्स. तो ये सारी चीज हम लोग को क्या बोली गई है? इंक्लूजन. फिर एग्जामिन करो द कंसिडरेशंस प्रिपेयर्ड बाय द बैंक इंक्लूड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन in respect of all the branches. Examine the interest accrued in the books included in the computation of the DTL. तो अगर समझो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होंगे, देखो उससे बराबर से क्या किया गया? अप्रूव. फिर while reporting on the compliances with the SLR requirement, auditor should specify the number of unaudited branches and state that he has relied on the returns received from the unaudited branches in forming the opinion. तो वहां पे लिख देगा कि भाई देखो सारी चीज का मेरे को रिपोर्ट मिला हुआ नहीं है, तो थोड़ी ब्रांचेस क्या है? अनऑडिटेड. Recently, there has been introduction of automated data flow for CRR and SLR. ठीक है, जहाँ पे मतलब आईटी सिस्टम के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया गया है कि पूरा डेटा सारे ब्रांचेस से मिलेगा और उसी के बेसिस के ऊपर क्या कैलकुलेट किया जाएगा? सीआरआर एंड एसएलआर. तो ये पूरा टॉपिक किसके ऊपर दिया था? एक क्या था? सीआरआर, दूसरा क्या था? एसएलआर. तो पहले स्टार्टिंग में समझाया व्हाट इज सीआरआर एसएलआर और फिर बताया हमारे एज ए ऑडिटर वहाँ पे अप्रोच किया. नीचे और एडवांसेस के ऊपर आप सो एडवांसेस तो वहां पे वो लोग ने क्लासिफाई किया है. क्लासिफाई कैसे किया है? नेचर ऑफ द एडवांसेस. नेचर ऑफ द एडवांसेस मतलब टाइप्स ऑफ एडवांसेस. कैश क्रेडिट दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, टर्म लोन है. फिर बाद में नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है. प्लेस ऑफ मेकिंग द एडवांसेस. प्लेस ऑफ मेकिंग द एडवांसेस मतलब क्या आएगा? विद इन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है.
तो हमारे एडवांसेस को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक टाइप वाइज, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्लासिफिकेशन एडवांसेस होंगे तीन लिस्ट बनाएंगे। समझो फॉर एग्जाम्पल टोटल 1000 करोड़ के एडवांसेस है, तो 1000 करोड़ के एडवांसेस का पहला लिस्ट क्या बनेगा, नेचर ऑफ एडवांसेस। कि कैश क्रेडिट कितना दिया है 300 करोड़, ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 300 करोड़, टर्म लोन कितना दिया है 600। फिर वैसे ही किसका बनेगा, सिक्योरिटी वाइज, क्या अच्छा सिक्योर्ड कितने हैं, 800 करोड़ सिक्योर्ड है, 200 करोड़ क्या है अनसिक्योर्ड। फिर बाद में लोकेशन वाइज बनेगा कि अच्छा विद इन इंडिया कितना दिया है 900 करोड़, आउटसाइड इंडिया कितना दिया है 100 करोड़। तो वही 1000 है, पर इसको हम कितनी बार क्लासिफाई करेंगे, तीन। एक क्लासिफिकेशन कैसा था, नेचर वाइज। एक क्लासिफिकेशन कैसा था, सिक्योरिटी वाइज। तीसरा क्लासिफिकेशन कैसा दिया जाएगा, प्लेस ऑफ मेकिंग द एडवांसेस। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू वेरीफाई द फॉलोइंग। Firstly, the amounts included in the balance sheet in respect of the advances are outstanding at the balance sheet. मतलब अगर कोई भी एडवांस अगर हम लोग ने दिखाया है हमारे बैलेंस शीट में, तो वो अमाउंट एक्चुअली में क्या था, आउटस्टैंडिंग था। अगर आउटस्टैंडिंग नहीं है तो क्या हम वहां पर बताएंगे, क्या नहीं। नहीं तो दूसरा क्या देखना है, द अमाउंट इज ड्यू टू द बैंक। क्या अमाउंट इज, फॉर एग्जाम्पल समझो क्रोमा है, जो लेटर से एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने क्रोमा को 50 लाख रुपीज दिया। ये 50 लाख रुपीज क्यों दिया, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से टीवी खरीदने के लिए, सीसीटीवी खरीदने के लिए हमने एडवांस दिया कि भाई हमें इतने टीवी चाहिए, इतने सीसीटीवी चाहिए। अब क्रोमा ने बोला कि भाई ठीक है, तुम एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कितने टीवी सीसीटीवी चाहिए, 50 लाख रुपया एडवांस दो, फिर हम तुम्हें सारी चीजें देंगे। हमने उनको एडवांस दिया। क्या ये पैसा क्रोमा एक्सिस बैंक को वापस रिटर्न करने वाला है? नहीं। ये मैंने लोन दिया था कि मैंने एडवांसेस दिए थे फॉर बाइंग सम असेट्स, तो ये अमाउंट इज द अमाउंट ड्यू टू द बैंक। क्या ये यहाँ पे क्रोमा ये पैसा किसको लौटाने वाला है, एक्सिस बैंक को लौटाने वाला है? नहीं। तो इन दिस केस अमाउंट इज नॉट ड्यू टू द बैंक, तो ये मेरे लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं होना चाहिए। तो पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, अमाउंट एक्चुअली में क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग। दूसरा अमाउंट क्या बोल रहे हैं, अमाउंट क्या होना चाहिए, ड्यू टू द बैंक। फिर उसके बाद अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक आर सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट्स, मतलब हर एक के लिए उनके पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स। सी वरना क्या होगा, शायद फिक्टिशियस लोन बताई जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग किया जाएगा। तो जितनी भी लोन्स है, लोन्स के लिए हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट्स। चौथा, वहां पर कहना चाहता है कि कोई भी असेट्स जो है वो अनरिकॉर्डेड नहीं है। जितने भी एडवांसेस दिए सारे क्या है, सारे एडवांसेस क्या कर दिए, और फिर उसके बाद वहां पे मेरे को चेक करना है एज एन ऑडिटर कि उसका वैल्यूएशन सही है फिर। मतलब फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन किसके बेसिस के ऊपर होगा, रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी मतलब हम क्लासिफाई करते हैं दिस इनटू स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, और उसके बाद क्या आएगा। तो अब इसके बेसिस के ऊपर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन के बेसिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, वैल्यूएशन। तो मेरे को देखना है वैल्यूएशन बराबर है कि नहीं, और वैल्यूएशन में कौन से बेसिस पे लिखूंगा, रिकवरेबिलिटी। एडवांस दिया बट वो मेरा लोन्स एंड एडवांसेस तो नहीं है। हाँ, तो वो मेरे लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं आएगा, अलग से। नेक्स्ट हम लोग वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एडवांसेस आर डिस्क्लोज, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब इन अकॉर्डेंस विद द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब उसे सही तरह से डिस्क्लोज किया है, क्लासिफाई किया है, डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट प्रोविजंस हम लोग ने क्लियर किए। Appropriate provision towards the advances are made by the RBI, accounting standards and the generally accepted accounting principles. तो जो प्रोविजन है वो प्रोविजन से, तो हम लोग यहाँ पे कितने पॉइंट्स देख रहे हैं, 7। ठीक है, इसको FAQ नोट करो। एक अपन ने क्या बोला, अमाउंट क्या है, आउटस्टैंडिंग। दूसरा अमाउंट क्या है, ड्यू टू द बैंक। तीसरा क्या है, इसके लिए हमारे पास हर एक के लिए क्या है, लोन डॉक्यूमेंट्स। देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। फिर बाद में क्या आना चाहिए, स्टेटेड रीजंस ऑफ द, मतलब वैल्यूएशन सही है, रिकवरेबिलिटी है, एडवांसेस आर डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, appropriate provision towards advances are made as per the RBI norms, accounting standard and generally accepted accounting principles. अब मेरे को एज एन ऑडिटर जब भी ये एडवांसेस चेक करने होंगे, मेरे को एज एन ऑडिटर पहले क्या चेक करना पड़ेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल्स।
तो मेरे को जो भी एडवांसेस है, एडवांसेस से रिलेटेड क्या चेक करने पड़ेंगे? इंटरनल कंट्रोल्स, इसको भी एफएक्यू मार्क करो। अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? पहले एग्जामिन करना चाहिए क्रेडिट अप्रेजल, मतलब जिसको भाई क्रेडिट वर्दीनेस है उसी को हम लोन दे रहे। अब जिस बंदे का पगार पूरे साल भर का 3 लाख है, क्या उसको हम 3 करोड़ की 30 लाख की लोन देंगे क्या? नहीं। सेकेंडली, एडवांसेस आर सैंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेलीगेटेड अथॉरिटी, मतलब जितने भी एडवांसेस है सैंक्शन है, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल बनाया गया है कि एडवांसेस को कैसे सैंक्शन किया जाए। सैंक्शन जो भी हम लोन देते हैं हर एक के लिए हम सामने वाले के पास से क्या मांग रहे हैं? डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल तुम कोई ऐप में साइन करते हो, कुछ करते हो, पता है मैंडेटरी फील्ड्स होती है कि तुम्हें अपने ईमेल आईडी या फोन नंबर डालना पड़ेगा, फिर ही आगे बढ़ोगे। बैंक के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे तब तक वो मैंडेटरी फील्ड फिल नहीं आएगा, और जब तक वो नहीं हुआ ना लोन सैंक्शन का बटन एक्टिवेट होने वाला। तो ये कंट्रोल होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वहां पे हैं। फिर कंप्लाइंस होना चाहिए विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन इन द एंड यूज ऑफ द फंड, मतलब हमने पैसा दिया है फॉर एग्जांपल मशीन खरीदने के लिए, पर वो पैसा किसके अंदर डाल दिया? इक्विटी, नहीं चलेगा। नहीं, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? बैंक हमारे खाते में पैसा देता है कि जिसको चुकाना है सीधा उसको देता है। समझो मैंने बोला मेरे को गाड़ी खरीदनी है, क्या बैंक मेरे को वो पैसा देगा कि मैं जिससे कार खरीद रहा हूँ डायरेक्टली उसको पे करूँ? ठीक है, जस्ट सो दैट मैं पैसा कोई और पर्पज के लिए यूज कर सकूँ? नहीं। फिर एग्जिस्टेंस है, एनफोर्सेबिलिटी है, रजिस्ट्रेशन है एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, कि जो भी सिक्योरिटी है क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। एनफोर्सेबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल सामने वाले ने शेयर्स गिरवी रखे हैं, पर क्या वो शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ है? क्या मैं उसको बेच के पैसा ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा? और उसका वैल्यूएशन क्या है? फिर मैं हमें देखना चाहिए वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स। रिव्यू करो ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स टू लुक फॉर एडवर्स फीचर्स लाइक अनऑथराइज्ड ओवर ड्रॉइंग्स बियॉन्ड द लिमिट्स। तो हमें देखना है कि कोई भी ऐसा अकाउंट है जहाँ पे एडवर्स फीचर है, जिसका ड्राइंग पावर कम था, उससे भी क्या दे दिया है? ज्यादा ड्राइंग लिमिट। एग्जामिन whether the system laid down by the bank for reviews and रिव्यूज। अगर समझो वहां पे कंट्रोल होना चाहिए कि अगर सामने वाला रिपे नहीं कर रहा है क्या उसकी लोन को रिन्यू करके देंगे क्या? नहीं। उसके बावजूद हो रहा है तो हमें समझ जाएगा कंट्रोल्स बराबर से चल रहे हैं। रिव्यू क्या करोगे? ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड द डेट। तो हमारा ड्राइंग पावर किसके बेसिस के ऊपर होता है? डेटस के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। तो देखो बराबर से कैलकुलेट हो रहा है। इंश्योर करो कंप्लायंस विद द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक एज वेल एज द प्रूडेंशियल नॉर्म। तो हर एक बैंक की खुद की क्या होगी? पॉलिसी, उसी के हिसाब से लोन्स दी जा रही है। और जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसके हिसाब से असेट को बराबर से क्लासिफाई किया जा रहा है और उसको सही तरह से क्या किया जा रहा है? प्रोविजन। ठीक है, 2 मिनट लो सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स को। देखो स्टार्टिंग के ऊपर के सारे पॉइंट्स है ना, जरा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, पर लेकिन जो पॉइंट जरूरी है वो चेक करो। चाहिए तो 2-5 मिनट की सांस ले लो, पब्लिक एकदम सुनना छोड़ दिया है, 2 मिनट की सांस लो। जो रेलेवेंट पॉइंट्स है उतने सारे पॉइंट्स करने पड़ेंगे। मैंने तुमको इसलिए बोला था कि थोड़े अभी चैप्टर्स ऐसे आएंगे ना इसमें जो कंटेंट है, मतलब मेनली अभी एक्चुअली मेरे हिसाब से सिर्फ ऑडिट ऑफ बैंक्स है। बाकी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आएगा जो पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं है। बीच वाले पॉइंट जो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ा है ना, ये तो ना के बराबर है। मतलब 10 अटेम्प्ट में एक बार उसके ऊपर सवाल आया है, उसके लिए हम लोग 60-60 पेजेस को मेमोराइज करने नहीं बैठ सकते। और ये एक पॉइंट रेलेवेंट है। 2-5 मिनट की सांस ले ले, फिर एक बार वापस से पॉइंट्स को सिर्फ
एक और चालू कर दो ना। चल आगे बढ़ते हैं। सो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ा, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। मेरा एज एन ऑडिटर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वेरीफाई करना चाहता हूँ, किस तरीके से क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे हम, इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करेंगे इवैल्यूएट। तो ये हमारा इन अ वे क्या हो गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ द मास्टर डेटा ऑफ द लोन अपडेटेड इन द सीडीएस, इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मास्टर डेटा है, अब आईटी सिस्टम में मैं हर बार तो वहां पे इनपुट नहीं करने वाला हूँ कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और सब कुछ, ईएमआई और सब कुछ। तो मैं वहां पे मास्टर डेटा को एक बार जाके चेक कर रहा हूँ। बस अगर मास्टर डेटा में चीजें गलत तरीके से इनपुट हुई है तो वहां पे बाकी सारी चीजें भी गलत हो जाएगी। वेरीफाई करूंगा ईच कस्टमर ऑफ अ बैंक इज टैग अंडर अ सिंगल कस्टमर आईडी। मतलब एक ही पर्टिकुलर इंसान को मतलब एक ही आईडी से टैग किया गया है। क्यों बताए, एनपीए जब होता है ना, एक पर्टिकुलर इंसान होता है। समझो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कृष्णा को अपन ने 3 लोन ले लिया, एक फॉर एग्जाम्पल एक कैश क्रेडिट दिया है, एक टर्म लोन दिया है, एक एक्टिवा लोन दिया है। अब वो भाई साहब फॉर एग्जाम्पल बाकी की दोनों भले लोन रिपे कर रहा है पर एक्टिवा की लोन को रिपे कर रहा नहीं, वो एक्टिवा की लोन के लिए क्या हो गया, एनपीए। तो इन दैट केस बाकी के लोन्स के लिए भी वो क्या हो जाने वाला है, एनपीए। इसलिए एक कंट्रोल होना चाहिए कि जो कस्टमर है एक सिंगल आईडी के साथ ही टैग होना चाहिए, तो उससे हमें पता चले टोटल कौन से लोन्स दिए हैं। क्या देख रहे हैं अपन, किधर किधर क्या, उसने अपने बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है दिख रहा है। सो वापिस एक बार अपन ने क्या बोला, क्या चेक करेंगे, सब यहाँ पे इन्वॉल्व हो, क्या बोला अपन ने पहला, मास्टर डेटा। सेकेंड हम लोग ने क्या बोला कि हर एक जो जो एक कस्टमर है उसके सारे अकाउंट को एक ही आईडी के साथ क्या किया जाएगा, टैग। Examine all the large advances while other advances may be examined on a sample basis. अब now what is large advances is obviously going to be our auditor's judgment. बट लेकिन जहाँ पे लार्ज एडवांसेस है उसको क्या करो, एग्जामिन करो। बट जहाँ पे चौड़े चौड़े एडवांसेस दिए उसको कौन से बेसिस के ऊपर कर लो, सैम्पल। Examine that accounts identified to be a problem accounts but which has not yet been slipped into a. This can be done by obtaining a list of SMA1 and SMA2 borrowers। मतलब क्या, SMA1, SMA2, SMA0 क्या होता है, समझो फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड एसेट है, सामने वाला रेगुलरली रीपे कर रहा है। एक असेट एनपी है, अब बैंकिंग में कब होगा, जब 90 डेज से ज्यादा होगा। देखो एनबीएफसी में 6 महीना और 12 महीना, पर बैंक में एक असेट एनपी है कब होता है, 90 डेज से ज्यादा। अगर फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने ड्यू डेट्स से 30 डेज तक पैसा पे नहीं किया है, मैं इसको क्या क्लासिफाई कर दूंगा, SMA0। क्या क्लासिफाई करूंगा, व्हाट इज SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट। यहाँ पे ना मेरे को स्ट्रेस आना चालू हुआ कि भाई साहब ने ड्यू डेट से पैसा दिया, दिया, भले ये एनपी नहीं है, समझो पंकज को रीपे करना था मेरे को फर्स्ट ऑफ को। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से 3 ही दिन निकले, बट लेकिन मेरे को स्ट्रेस आना चालू हो गया कि भाई इसने ड्यू डेट पे पैसा नहीं किया। जब फॉर एग्जाम्पल उसने 31 डेज से 60 डेज तक पैसा नहीं पे किया, मेरा बीपी और बढ़ जाएगा, मेरा स्ट्रेस और बढ़ जाएगा कि देखो भाई 31 डेज से नहीं हो। तो वहां पे मैं उसका रिस्क लेवल बढ़ा के SMA1 में क्लासिफाई कर दूंगा। फिर उसके बाद अगर समझो उसने 61 डेज से 90 डेज तक पैसा पे नहीं किया हुआ है, तो मेरा रिस्क और बढ़ जाएगा, स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, मैं इसको कहाँ पे क्लासिफाई करूंगा, SMA2। अब ये इनमें कंट्रोल्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्लासिफाई करके बैंक क्या करेगा, ये अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। अगर मैं ट्राई करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल पंकज SMA0 हो गया है, मैं वसूली के ऊपर बार बार फॉलो अप करता रहूंगा कि वो SMA1
में ना जाए, एसएमए 2 में ना जाए। बस अगर एसएमए 2 से भी ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एनपीए। अब एक बार एनपीए हो गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे को चाहिए कि मेरा अकाउंट एनपीए ही ना हो, इसलिए एक कंट्रोल होना चाहिए कि भाई हम उसके ऊपर रेगुलर फॉलो अप रखें और कोशिश करें कि उसको एनपीए में स्लिप होने से बचें। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ने 4 चीजें की। पहले वेरीफाई किया मास्टर डेटा, हर एक कस्टमर को एक सिंगल आईडी से हमने क्या किया, टैग किया। देखिए जो भी एडवांसेस है, जहाँ पर लार्ज एडवांसेस है उसको हम चेक करेंगे, बाकी सबको सैंपल बेसिस पे। और जहाँ पे अकाउंट्स है हम वहाँ पे ज्यादा फॉलोअप करेंगे ये देखने के लिए कि वो एनपीए में स्लिप हो रहा नहीं। Examine those accounts that have been adversely commented upon by the concurrent auditor, bank's internal inspection या the RBI team। तो वहां पे मैं ऑडिट कर रहा हूँ, उसके पहले कंकरेंट ऑडिट हो चुका है, इंटरनल ऑडिट हो चुका है, आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया है। अब वो लोग ने ऑलरेडी कोई ना कोई अकाउंट में एडवर्स कमेंट्स दिए हुए हैं कि ये अकाउंट रेगुलर नहीं है, तो मैं एज एन ऑडिटर मेरा फोकस उस वाले अकाउंट में क्या करूंगा, ज्यादा। Examine the restructured accounts to ensure that the restructure is as per the guidelines of the RBI। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, सामने वाला बंदा टाइम पे लोन रीपे कर पा रहा नहीं था, मैंने उसको क्या कर दिया, लोन को रिन्यू कर दिया, या मैंने उसके लोन को एक्सटेंड कर दिया, 12 महीने के लोन को 36 महीने की लोन कर दिया, या मैंने उसको एक नई फ्रेश लोन इश्यू कर दी जिससे मैंने उसको क्या बोला कि पुरानी लोन को क्या कर दे, रीपे कर दे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लोन को रिस्ट्रक्चर हो रहा है, मेरे को रिस्ट्रक्चर लोन को वहां पे चेक करना पड़ेगा। क्यों, बस रिस्ट्रक्चर जब कर रहा हूँ अकाउंट के अंदर ऑलरेडी इनहेरेंट वीकनेस है, मैं किसी भी लोन को कब रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, जो वो टाइम पे पे ऑफ कर पा रहा नहीं, तो वहां पे एनपीए होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा। Examine quick early mortality accounts, and any advance slippage into NPA within 12 months of a sanction is called as quick early mortality case। मतलब भाई लोन दे के मैंने तेरे को 5 साल के लोन दिया है, तू पहले साल ढंग से पे किया, सेकेंड थर्ड ईयर अगर तू एनपीए होता है तो बात ठीक है। ये तो लोन देते ही 12 महीने के अंदर तू क्या हो चुका है, एनपीए। मतलब मेरे को बताओ एनपीए होने के लिए 90 डेज से ज्यादा जाता है, मतलब 3 महीने। अब 12 महीने में से 3 महीने मतलब इंश्योर तो पहले 9 महीने के बाद ही पैसा पे करना क्या कर दिया है, बंद। तो हम देखो क्या क्लासिफाई कर देंगे, क्विक या तो अर्ली मोर्टेलिटी केस, मतलब जल्दी मौत हो गई तेरी। हम इसको कहा क्या, इसके ऊपर ध्यान क्या रखेंगे ज्यादा। वेरीफाई कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज एंड कैरी आउट द अप्रोप्रिएट एनालिटिकल। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया, इसके ऊपर के प्रोसीजर्स थे अपने एडवांसेस। तो पहले ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, नीचे अपन ने क्या किया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। यहाँ तक सबको समझा है। नेक्स्ट मेरे को किसके ऊपर प्रोसीजर लगानी चाहिए, रिकवरी लेके। तो पीरियोडिक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस। तो मेरे को वहां पे क्या देखना है, एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस के भाई जितने भी टर्म्स है क्या वो टर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बोरोवर, उससे मेरे को पता चलेगी उसकी क्रेडिट पोजीशन क्या है। लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाऊंगा तो मेरे को पता चलेगा कि विदर ही हैज द सफिशिएंट असेट्स टू पे ऑफ। रिपोर्ट्स ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, सामने वाले ने सिक्योरिटी रखी है और उसका इंस्पेक्शन करेंगे, शायद देखेंगे कि अब उस सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। Review auditor's report in case of borrowers having credit facility from banking system beyond a cut-off limit fixed by the board of the directors। तो जो कट ऑफ लिमिट था उससे भी ज्यादा का सैंक्शन दिया गया है, उस अकाउंट को मेरे को डिटेल में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारा पूरा क्या था, रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। अब ऑडिटर्स अप्रोच, ऑडिटर्स मस्ट गेट familiar with the master circular of RBI of other circulars provisioning requirement should be considered as laying down the minimum provisioning where higher provision is required in the context of the asset quality. Higher provision may be created. Also, Section 15 of the RBI Act requires bank to make adequate provision for bad debts to satisfaction of the auditor before paying any dividends on the share। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज याद रखो, स्टार्टिंग के पॉइंट को आर मार्क कर दो, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एमसीक्यू। Section 15 of the RBI Act requires bank concerned to make satisfaction that the auditor before paying dividends on its share। dividend पे करें उसके पहले permission for maintenance क्रिएट करना पड़ेगा। अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म इज एन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। प्रूडेंशियल नॉर्म मतलब असल को सही तरह से स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल में क्लासिफाई किया, और उसके ऊपर की जो प्रोविजन होती है वो प्रोविजन भी बराबर से की। तो मेरे को एज एन ऑडिटर क्या चेक करना चाहिए,
verify that the bank has a system of identification and classification of advances through CBS without manual intervention. तो हमें देखना है कि हमारे CBS में क्या वहां पे क्लासिफिकेशन की सिस्टम है कि वो अपने आप असेट को कैसे में क्लासिफाई कर रहा है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। तो वहां पे ऑटोमेटेड कंट्रोल हो गया, मेरी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एग्जामिन द क्लासिफिकेशन मेड बाय द ब्रांचेस अप्रोप्रिएट। तो ब्रांच ने जो भी क्लासिफिकेशन किया वो बराबर है। Examine whether the secured and the unsecured portion of advances have been segregated correctly and provision have been calculated properly. अब जब हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दो में क्लासिफाई किया जाता है डाउटफुल को, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड होता है तो हम स्ट्रेट अवे कितने परसेंट की प्रोविजन करते हैं, 100%। सिक्योर्ड होता है अगर अप टू 1 ईयर हुआ है तो हम 25% करेंगे, 1 to 3 ईयर हुआ है तो हम 40% करेंगे, एंड 3 ईयर एंड अबव हुआ है तो 100% करेंगे। वापिस एक बार, अगर डाउटफुल है तो अनसिक्योर्ड में सीधा कितना परसेंट होएगा, 100। अगर सिक्योर्ड है तो अगर अप टू 1 ईयर है विल डू 25%, इंटू 3 ईयर्स है तो विल डू 40%, और 3 ईयर्स एंड अबाव है तो हम कितना परसेंट कर देंगे, 100। सो अगर समझो ये सिक्योर और अनसिक्योर में बराबर से प्रोविजन नहीं हुआ है तो भी अमाउंट बराबर से आने वाला नहीं है। रिव्यू एंड कंपेयर द डेट ऑफ NPA accounts mentioned in the current statement with that of the previous year, and reasons for any change should be ascertained। तो हम लोग ने क्या चेंजेस हुए as compared to last year और रीजंस क्या है फॉर द चेंजेस इन द NPA। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोविजंस। अब काफी बार फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बैंक मैनेजर, तुम क्या चाहोगे कि NPS तुम्हारे बुक्स में सबसे क्या दिखे, तब। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से तुमने मेरे को लोन दिया, मैं तुम्हारा जान पहचान वाला बंदा हूँ, तुमने मेरे को लोन दिया, मैं रीपे कर रहा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब तुम बोल रहे हो कि भाई रीपे नहीं किया तो तुम क्या, मैं तुम्हारे बुक्स में क्या लिखोगे, NPA। अब तुमको नहीं चाहिए मैं NPA लिखूं तो तुम क्या करोगे, क्या बोलोगे मेरे को, क्या करो, रिन्यू करूंगा तो भाई NPA को रिन्यू करना इज नॉट इजी। वो भी तो वो ये हो गया ना, रीस्केड्यूल ही हो गया ना, उन्होंने तो रिस्ट्रक्चरिंग में चला गया। पर लेकिन हम लोग क्या इंटरनल कंट्रोल्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल समझो तेरे नाम पे लोन इश्यू कर रहा है, तूने बोला कार लोन चाहिए तो तेरे को थोड़ी पैसा देंगे, सीधा कार वेंडर को पैसा देंगे, पर्सनल लोन। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुम मेरे को क्या रिक्वेस्ट करोगे कि भाई सर आप कहीं से भी मार्केट में से पैसा उठाओ, किसी और बैंक के पास से लो, किसी और NBFC के पास से लो, आप 31 मार्च के पहले पे कर दो, मैं आगे जाके अप्रैल या मई के महीने में आपको नया लोन इश्यू कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप फिलहाल के लिए पूरा लोन नहीं, अगर एक पार्ट अमाउंट भी पे करते हो तो आई कैन से कि पैसा तो आ रहा है, इसको NPA क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा है तो समझो आप मेरे को पैसा पे कर देना, समझो फॉर एग्जाम्पल यू पे मी 3 लाख रुपीज। अब आप 3 लाख के ऊपर समझो इंटरेस्ट दिया, तुम मेरे को क्या करोगे, मई के महीने में 3,50,000 का एक नया लोन इश्यू कर दोगे, जिससे मैं क्या करूंगा, पुराना जिससे मैंने 3 लाख लिया था तो रिपो ही उसको मैं क्या करूंगा। तो इस तरीके से 31 मार्च को क्या मैं तुम्हारे बुक्स में NPA लिखूंगा, क्या तुमने कोशिश की अकाउंट को रेगुलराइज करने की, क्या अकाउंट को क्या करने की, रेगुलराइज करने की। तो इसे हम कहते हैं अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट। As per RBI guidelines, if the account has been recognized before the balance sheet date by payment of overdue amount through genuine source, account money do not be treated as NPA. Where subsequent to the repayment by the borrower, branch has provided further funds to the borrower, including the way of subscription of his debenture or any other borrower, auditors should carefully assess whether repayment was out of the genuine source or not। मतलब देखो अगर समझो सामने वाले ने मैंने रिपे किया जेन्यून सोर्स से तो भाई वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लेकिन तुम्हें कब लगेगा ये जेन्यून नहीं है, मैंने तुम्हें लोन रिपे किया बट लेकिन थोड़े टाइम में तुमने वापस मेरे को क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो अब एक डाउट आएगा कि भाई ये जेन्यून था कि जेन्यून नहीं। तो वेयर द अकाउंट इंडिकेट्स इनहेरेंट वीकनेस बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल, मतलब वहां पे दिख रहा है कि मैं कंगाली हो गया हूँ,
मेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी चल रहा है, या आई एम इवन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो इन दैट केस ये अकाउंट को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड एज एनपीए। क्या मान लिया जाएगा? व्हाई आर यू यूजिंग द वर्ड डीम्ड? बिकॉज़ टेक्निकली पे तो किया ना, बट पैसा आने के बावजूद मैं इस अकाउंट को क्या मान रहा हूँ, डीम्ड एज एनपीए। In other genuine cases, the bank must furnish statutory evidence to the statutory auditors about the manner of regularization of the accounts to eliminate doubt as to their performing status. It is to be ensured that classification is made as per the position as on the date, and hence classification of all standard accounts should be reviewed as on the balance sheet date. तो हम लोग को एक बार बैलेंस शीट डेट पे सारे स्टैंडर्ड एसेट्स को रिव्यू करना चाहिए कि एज ऑन बैलेंस शीट डेट ये अभी भी स्टैंडर्ड है कि ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में स्लिप हो गए। The date of NPA is significant to determine classification, and hence specific care should be taken. NPA should be recognized only based on the concept of past overdue or overdue concept and not based on the balance sheet. मतलब हम ये देखेंगे कब वो ड्यू हुआ। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का ड्यू डेट था 1 जून, तो हम देखेंगे 1 जून से 90 डेज काउंट करेंगे। क्या मैं 31 मार्च को देखूंगा कि भाई कितने दिन ओवरड्यू हुए? नहीं। तो मेरे को वहां पे क्या देखना है कि भाई जितने दिन जो ड्यू डेट था तब से उसने 90 डेज के अंदर पे किया है कि नहीं किया, नहीं किया है तो मैं उसको क्या क्लासिफाई कर दूंगा, एनपी। अब ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, जब हम ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग पावर किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है? ओवरड्राफ्ट के लिए और सीसी के लिए। ओवरड्राफ्ट मतलब, आई मीन सीसी मतलब कैश क्रेडिट। To ensure that the drawing power is calculated as per the exact guidelines formulated by the board of directors. So हर एक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की खुद की पॉलिसी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक कहता है कि तू जितने भी डेटर्स और स्टॉक रखेगा उसका 50% हम तेरे को क्या देंगे, वो। फॉर एग्जाम्पल तूने 10 करोड़ के स्टॉक और डेटर्स रखे, हम देखे 5 करोड़। एचडीएफसी बैंक कहता है तो जितने भी स्टॉक एंड डेटर्स रखेगा हम उसका सिर्फ 40% देंगे। मतलब 10 करोड़ के स्टॉक एंड डेटर्स रखे तो हम कितने देंगे, 4 करोड़। अब ये कितना देना, ये हर एक बैंक का कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरे को एज एन ऑडिटर देखना है कि ड्रॉइंग पावर किसके हिसाब से, गाइडलाइंस जो किसने फॉर्मुलेट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Special consideration should be given to proper reporting of the sundry creditors and the stocks covered under the LC guarantees for purpose of calculating the drawing power. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, क्रेडिटर्स और सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल तुमने स्टॉक गिरवी रखा, पर लेकिन स्टॉक तुमने खुद उधारी पे लिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने स्टॉक कितना गिरवी रखा, 5 करोड़। पर लेकिन ये स्टॉक में से 3 करोड़ तो ऐसे स्टॉक है जो तुमने क्रेडिटर्स के पास से लिए, तो तुमको खुद पे करना है। तो एक्चुअली तुमने स्टॉक गिरवी कितना रखा है, 2 करोड़। सी यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं पूरा एज अ बैंक गिनूं कि तूने 5 करोड़ का स्टॉक गिरवी रखा, कल जाके तूने लोन रीपे नहीं किया, मैं ये 5 करोड़ के स्टॉक को क्या करूंगा, लिक्विडेट। पर लिक्विडेट करने पे 3 करोड़ रुपया तो मेरे को किसको पे करना पड़ेगा, क्रेडिटर। तो एज अ बैंक मेरे जेब में तो सिर्फ कितना रुपया है, 2 करोड़। तो जब ड्राइंग पावर कैलकुलेट किया जाएगा हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को एक्सक्लूड कर देंगे। स्टॉक्स कवर अंडर एलसीज गारंटीज, मतलब जहां पे किसी और ने हमारे बिहाफ पे क्रेडिट दी हुई है उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। तो ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होगा, स्टॉक माइनस हम लोग क्या कर देंगे, राइटर्स। डेटर्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, बिल्स डिस्काउंटेड, और क्या मारेंगे, मार्जिन। मार्जिन मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने बोला ना एक्सिस बैंक 50% रख रहा है, या लेटर से दूसरा कोटक बैंक लेटर से 40% रख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन। Drawing power needs to be calculated carefully in case of the working capital advances to the companies engaged in the construction business. The valuation of a work in progress should be ensured in a consistent and proper manner. It should also be need to ensure that mobilization advances being received by the contractor is reduced while calculating the drawing power. So यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, mobilization advances being received by the contractors। मतलब भाई फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वहां पे उनके पास से जो पैसा आते जा रहा है, मोबिलाइज होते जा रहा है, उसको मैं ड्राइंग पावर से क्या करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा एज एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड। The report submitted by the stock auditor should be reviewed during the course of audit.
and special focus should be given to the comments made by the stock auditors on valuation of the security. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो स्टॉक है उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या दे रहे हैं ओवरड्राफ्ट, तो हमें स्टॉक ऑडिटर का जो वैल्यूएशन है वो रिपोर्ट देखना चाहिए। वहां पे काफी बार अकाउंट्स हो सकता है विद टेम्पररी डेफिशिएंसी। व्हाट डू मीन बाय टेम्पररी डेफिशिएंसी? हमारा एवरी मंथ का स्टॉक रजिस्टर क्या होता है अपडेट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम लोग ने जनवरी में स्टॉक रखा 10 करोड़, मेरे को कितना ओवरड्राफ्ट दिया गया था इसके बेसिस के ऊपर 50%, मतलब कितना आ गया 5 करोड़। फेब्रुवरी में मेरा जो स्टॉक है वो हो ही गया लेटेस्ट से 6 करोड़, तो मेरे को 50% के हिसाब से सिर्फ कितना लेना चाहिए? पर मैंने तो ऑलरेडी बैंक के पास से पहले महीने में कितना ले लिया 5 करोड़, तो मैंने 2 करोड़ एक्सेस ले लिया। क्या मैंने 2 करोड़ क्या ले लिया एक्सेस? पर लेकिन फेब्रुवरी के महीने में ही या मार्च के महीने में स्टॉक वापस बढ़ के कितना हो गया 12 करोड़। तो ये जो था एक टेम्पोररी डेफिशिएंसी थी, क्या ये क्या था? तो वहां पे एक बार टेम्पररी डेफिशिएंसी जो है उसको भी हमें एक बार चेक करना चाहिए कि टेम्पररी डेफिशिएंसी है, और अगर ये परमानेंट होगा तो इसको क्या क्लासिफाई करना पड़ेगा एनपीए। बैंक शुड नॉट क्लासिफाई एन एडवांस एज एनपीए merely due to existence of some deficiency which are temporary in nature। तो just because temporary है मैं असेट को एनपीए क्लासिफाई करने वाला। The outstanding in the account based on the drawing power calculated from the stock statement older than 3 months are considered as irregular। देखो यूजुअली तो बैंक्स क्या मांगती है मंथली स्टॉक स्टेटमेंट, बट लेकिन बैंक्स ने बोला कि जो लार्ज बोरोवर्स है, फॉर एग्जांपल लेट अस से डीमार्ट है जिसके पास 2000 करोड़ की इन्वेंट्री है और वो तुम्हारे पास से 500 करोड़ का कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिया। अब वो 2000 करोड़ की इन्वेंट्री हर महीने काउंट नहीं करवा सकता, काउंटिंग में टाइम भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो रादर देन गिविंग यू स्टॉक स्टेटमेंट मंथली, क्वार्टरली दिया जाए। कैसे दिया जाएगा? और जो क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट दिया उसके बेसिस के ऊपर क्या होगा सीसी फैसिलिटी। पर लेकिन मैंने ये क्वार्टर नहीं उससे भी पहले क्वार्टर के स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, कैश फैसिलिटी दी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये इरेग्युलर हो जाएगा। तो मेरे को देखना है कि जो भी सीसी या ओडी दी हुई है कौन से स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर है, अभी वाले क्वार्टर के ऊपर के उसके पुराने वाले, अभी वाले क्वार्टर उससे पुराने वाला क्वार्टर चलेगा नहीं, ये इरेगुलर नहीं है। Accounts where regular ad hoc limits are not reviewed within 180 days from the due date of ad hoc sanction should be considered as NPA। हम लोग ने ad hoc limit फॉर एग्जांपल हमारा एक कस्टमर है जिसका हमें पता है टर्नओवर फॉर एग्जांपल कंपनी का 500 करोड़ है, प्रॉफिट अच्छा है, तो उसने आके हमारे पास से लोन मांगे, हमने एड हॉक बेसिस के ऊपर जस्ट बिकॉज उसके सेविंग और एफडी में अच्छा खासा पैसा था, एड हॉक बेसिस के ऊपर हम लोग ने क्या कर दिया पैसा दे दिया। पर लेकिन ये लिमिट को हमें एवरी 180 डेज के अंदर क्या कर लेना चाहिए रिव्यू। बस उस टाइम पे उसके जेब में पैसा था, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, जरूरी नहीं है कि नहीं चाहिए। अगर वो नहीं किया है तो उसे हमें वापस क्या कंसिडर कर देना पड़ेगा एनपीए। Auditors should ensure that ad hoc short reviews are not done on repetitive basis. In cases, auditor can consider classification of account based on other parameters and functioning of the। फिर जो असेट क्लासिफिकेशन है वो बोरोवर वाइज होगा एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि कृष्णा ने अपने पास क्या ली हुई है 3 लोन लिए, 3 में से वो एक्टिवा की लोन रीपे कर रहा नहीं थी, तो मैं उसको क्या करूंगा एनपीए क्लासिफाई करूंगा एक लोन के लिए कि सारे लोन के लिए। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देखो ओवरड्राफ्ट और टर्म डिपॉजिट के लिए वो रेगुलर है, एक्टिवा के लिए वो एनपीए है, इज 1%, तो वो बोरोवर एनपीए क्लासिफाई हुआ तो हर एक के लिए होगा। So it should be ensured that all facilities granted by the bank to the borrower will be treated as NPA and not a particular facility has become irregular। Revolved LCs and inward guarantees are also added to the outstanding amounts of the loan। अब काफी बार ऐसा होता है कि भाई बैंक के बिहाफ पे गारंटी कौन देता है, कोई भी बोरोवर के बिहाफ पे गारंटी कौन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर समझो साहिल ने लोन लिए हुए बैंक के पास से, गारंटी किसने दी है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर साहिल पैसा नहीं चुका रहा है, मैं साहिल को एनपीए क्लासिफाई कर सकता नहीं, तो अगर मैंने उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया इट इज एज गुड एज मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एनपीए क्लासिफाई किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को एनपीए क्लासिफाई करना मतलब भारत सरकार को कंगाल बताना, क्या हम ये कर सकते हैं क्या? तो फॉर द पर्पस ऑफ असेट क्लासिफिकेशन क्रेडिट फैसिलिटीज बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को वैसे कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं नहीं है,
उनको कंगाल बताने में हमको कोई शर्म नहीं। अपनी जो नोट आती है, वो नोट के ऊपर क्या लिख के आता है? गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट की हमको कोई इज्जत नहीं है, हम उनको कंगाल बताएंगे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंगाल बता दिया तो जो नीड में 500 की नोट है उसकी भी कोई वैल्यू रहने वाली नहीं। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। पढ़ो यहाँ पे से। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई भी नई स्कीम आई, नई कोई पॉलिसी आई, तो उस केस में किया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज देगी। तो वो सारी चीजों के लिए कोई प्रोजेक्ट्स आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब होता है तो काफी बार गवर्नमेंट गारंटीज देती है। तो यहाँ पे गारंटी फॉर द पर्पस ऑफ असेट क्लासिफिकेशन backed by central government and not state government. Though overdue, can be treated as NPA only when the central government repudiates its guarantee. मतलब वो लोगों ने अपनी गारंटी छोड़ दी तो ही मैं वो असेट को क्या क्लासिफाई करूंगा? एनपीए। Income is still recognized only on the basis of realization, even if the facility is banked by the central government. जानता रहे चंद्रमा बनाओ इसके ऊपर लिखो एमसीक्यू में शॉर्ट में। देखो, अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट है। सो ये लोग क्या कह रहे हैं, देखो, साहिल को मैंने लोन दी थी 10 लाख। किसने दिया था गारंटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मैं ऐसे एनपीए क्लासिफाई करूंगा? नो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा तो आएगा। बट उसके ऊपर जब इनकम अक्रू करने की बात आती है, मैं इनकम अक्रू नहीं करूंगा। देखो, मेरे को ये पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, पैसा तो आएगा, पर ये नहीं पता है कब आएगा। तो आई कैन नॉट अक्रू द इनकम। तो यहाँ पे ना काफी सारे लोग का तुम्हारा एएस लाइन थोड़ा हिल जाता है। तुम्हारे एएस लाइन में क्या बोला है? सर्टेनिटी है तो अक्रू करो। तुम बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पैसा आना है, सर्टेनिटी है अक्रू करो, पर लेकिन कब आने वाला है उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है ना। तो मैं इसके ऊपर कम अक्रू नहीं करूंगा। जब एक्चुअली इनकम मिलेगी, जब वो एक्चुअली पे करेगा, तो मैं इसको कैश बेसिस के ऊपर क्या करूंगा? रिकॉग्नाइज। तो बोलो वहां पे से, इनकम इज स्टिल रिकॉग्नाइज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइजेशन। मतलब कौन से बेसिस रियलाइजेशन? मतलब even if the facility is backed by the central government. In case bank has not invoked the central government guarantee, though the amount is overdue for long, reasoning for the same should be duly given in the LCR. मतलब फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, हमने वो गारंटी को इन्वोक नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांगा है, तो अब यहाँ पे ऑडिटर एनएफआर में रिपोर्ट करेगा कि क्यों हम लोग ने ये गारंटी जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको इन्वोक किया करके पैसा रिकवर किया हुआ। अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल एडवांसेस। अब अगर एग्रीकल्चरल एडवांसेस में हम जब एनपीए क्लासिफाई करते हैं, हम यहाँ पे एनपीए क्लासिफिकेशन का हमारा तरीका थोड़ा क्या हो जाता है अलग। यहाँ पे एनपीए हम ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं कि 3 महीने तक नहीं पे किया, 90 डेज तक। हम इसको क्लासिफाई करते हैं अंडर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने सीड्स डाली, हमें हमारा मेन आउटपुट मिला, ठीक है, ये जो पूरा टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरेशन। तो थोड़े क्रॉप्स ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले, फॉर एग्जाम्पल राइस है, कॉटन है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है हमारे लिए? शॉर्ट ड्यूरेशन। थोड़े ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वो होते हैं जो 1 साल के अंदर बन जाते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन वो होते हैं जिसको 1 साल या उससे ज्यादा लगता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में सामने वाले ने 2 क्रॉप सीजन तक पैसा पे नहीं किया तो मैं इसको क्या क्लासिफाई करता हूँ? एनपीए। लॉन्ग ड्यूरेशन में सामने वाले ने 1 क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं पे किया तो मैं उसको क्या क्लासिफाई करता हूँ? एनपीए। याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था इंटरेस्ट में? Now ensure that the NPA norms have been applied in accordance with the crop season determined state by the state level bankers committee in each state. तो कौन सा क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन है, कौन सा क्रॉप लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये सारी चीज कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेवल बैंकर्स। कौन डिसाइड करता है ये? Also ensure that the needs these norms are applicable to all direct agricultural advances listed in the master circular leading to the priority sector. In respect of agricultural loans, other than those specified in the circular, ensure identification of NPA has been done on the basis
ऑन नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस। तो यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो इन एग्रीकल्चर अदर देन दो स्पेसिफाइड इन द सर्क्यूलर। तो जो एग्रीकल्चरल लोन जो सर्क्यूलर के अंदर नहीं है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, नॉन एग्रीकल्चर। और जैसे बाकी सारे लोन्स को क्लासिफाई कर रहे थे वैसे ही उसको भी क्या करेंगे, क्लासिफाई। Provision towards the standard assets. Provision of standard asset is also required to be made in the rates prescribed by the different sectors funded in accordance with the RBI as on the matter of prudence. Provision check need to be checked in detail with the statement of advances. याद करो एनबीएफसी में पता है अपने पढ़ा था कि वहां पे स्टैंडर्ड भी है। तो एनबीएफसी किस तरीके की है, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो सिर्फ 0.25 का अपन प्रोविजन कर रहे थे, डिपॉजिट में कितना दे रहे थे, 0.4 का। तो वहां पे वो लोग क्या बोल रहे थे, बिजनेस रिस्क तो है ना, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। बट लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई वो स्टैंडर्ड कौन से कैटेगरी के है, कौन से इंडस्ट्री के है, और उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस, व्हाट इज रिस्ट्रक्चर, जहाँ पे मैंने लोन को रिन्यू किया है, एक्सटेंड किया है या फ्रेश लोन दिया है, उसे हम कहते हैं रिन्यू। It may involve modification of the terms of advances, including alteration of amount of installments, alteration of repayment, rate of interest, sanction of the additional credit facility, etc. RBI, the auditor should comply with the requirements of the RBI circular. Banks cannot restructure accounts with a prospective effect. मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो मैं, समझो लोन है मेरा फॉर एग्जाम्पल 8.5% का, मेरे को पता चला भाई मार्केट में कोई नया बैंक आया है जो लोन दे रहा है 8.1% का। मैं अपने एग्जिस्टिंग बैंक के साथ जाके झगड़ा कर दिया कि भाई देखो मेरा लोन तो तोड़ा, तूने कितना दिया 8.5, देख मार्केट में कितना है 8.1। बोला ठीक है चलो अब हम तुम्हारा लोन कितना कर देते हैं 8.1। मैं बोला भाई देख ये कोटक बैंक तो पिछले 5 महीने से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है 8.1, मेरा 5 महीने पहले से तू अभी कितना कर दे 8.1। ये होने वाला नहीं, रिस्ट्रक्चर होगा, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, बट कब से चेंज होगा, आज से। जो पुराना जा चुका है वो जा चुका है, क्या बैकवर्ड कैलकुलेशन हो सकता है क्या। Once the bank receives an application proposal in respect of an account for restructuring, it implies that account is intrinsically. Accordingly, during the time of the account remains pending for restructuring, auditor needs to take view whether the provision needs to be made in respect of the accounts pending approval for the restructuring. तो जो भी अकाउंट्स ऐसे है जिसका रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है, वहां पे ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि क्या प्रोविजन करने की जरूरत है। अब रिस्ट्रक्चरिंग कब कर रहे हैं, जब सामने वाला पे कर रहा नहीं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एनपीए कब हो रहा है, 90 डेज के अंदर, आई 90 डेज के बाद। रिस्ट्रक्चरिंग 90 डेज के बाद किया है, तो मेरे को उसके पहले तो असेट क्या हो गया, एनपीए क्या क्रिएट कर देनी पड़ेगी, सब स्टैंडर्ड की प्रोविजन। पर रिस्ट्रक्चरिंग 90 डेज के अंदर कर दिया तो मेरे को भाई वहां पे सब स्टैंडर्ड की प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो मेरे को देखना है कि रिस्ट्रक्चरिंग किया, पर रिस्ट्रक्चरिंग कब किया, कितने दिन बाद किया, 90 डेज के बाद, तो असेट वाज ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड, इतने टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। On restructuring, the account will be downgraded from standard to substandard. NPAs will remain in the same tag. तो अगर रिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो उसको स्टैंडर्ड से इसमें क्लासिफाई कर दोगे, सब स्टैंडर्ड। ये हम इसको क्या कहते हैं, डाउनग्रेडिंग। इसको अपन क्या कहते हैं। अब नेक्स्ट वो लोग ने बताया अपग्रेडेशन। एग्जामिन ऑल द अकाउंट्स अपग्रेडेड फ्रॉम एनपीए टू द स्टैंडर्ड। मतलब पहले एनपीए थे, अब कैसे कर दिया इसको स्टैंडर्ड। To ensure upgrading of each account is strictly in the terms of RBI. There should be upgradation due to partial recoveries or recoveries made after the cutoff of NPA as on the balance sheet. Usually कहा जाता है कि भाई हमें जब रिस्ट्रक्चरिंग हुआ उसके बाद अगर 1 साल का सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हुआ तो हम उसे रेगुलराइज कर देते हैं, हम एनपीए से किसमें क्लासिफाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड। तो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद कितने साल का सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होना चाहिए, 1 साल, मतलब 12 महीने का, तो हम उसे अपग्रेड करके वापस क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड। तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने तक पे कर दिया तो तुरंत रेगुलराइज कर दो। वहां पे कितने महीने होते हैं, 12। तो पहला पॉइंट है जो एग्जाम स्पेसिफिक आ रहा है, सेल परचेज ऑफ एनपीए, स्टार मार्क करो।
Now, in case of sale purchase of NPA by the banks, the auditor should examine the following. क्या देखना चाहिए? The policy laid down by the board of directors. तो वहां पे वो लोग ने क्या पॉलिसी लेड डाउन की हुई है, ठीक है, कि एनपीएस परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. Only NPAs which have been sold, which remain NPA in the books of accounts for a bank for at least 2 years. मतलब अगर एनपीए मेरे बुक्स में कब तक रहा है तो ही मैं ऐसे बेच सकता हूँ, वरना क्या होगा बताए. तुम्हें एनपीए नहीं पता है तो तुम क्या करोगे. एक तरीका क्या था यार, मेरे को क्या बोला था, किसी और से पैसा लेके रिव्यू कर दो, पर लेकिन उसमें भी पकड़े जा रहे थे, तो तुम क्या करोगे, अपने एनपीएस किसी और को बेच दोगे. खुद से ही कोई और एक एंटिटी सेटअप कर दोगे जिसको क्या बेच दिए, एनपीएस. तो वो बोले ऐसा नहीं कर सकते, 2 साल तक रहा है तो ये उससे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं. सेकेंडली यहाँ पे यू कैन नॉट सेल इट विथ रिकोर्स. मतलब भाई मैंने उसको बेचा, थोड़े टाइम बाद मैं ही उससे वापस मेरे एनपीएस रिपर्चेज कर रहा हूँ और नहीं बेच दिया तो मेरा नुकसान, ऐसा नहीं होगा. तो द असेट्स व्हिच हैव बीन सोल्ड परचेज विदाउट रिकोर्स ओनली, entire credit risk should be transferred. Subsequent to the sale, the bank does not assume any risk relating to the NPA. So एक बार बेच दिया वो बेच दिया, अब कुछ भी हो सकता है. अब जो ये एनपीए को बेचोगे इसको सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर बेच सकते हो, वरना सामने वाले को भी उधारी पे बेचा, पता चला वो खुद एनपीए हो गया. तो यहाँ पे इसको जो बेचोगे सिर्फ कौन से बेसिस के ऊपर बेच सकते हैं अपन, कैश बेसिस के ऊपर. The bank has not purchased an NPA which had originally sold. समझ रहे हो, ये अलग लेवल का स्कैम हो रहा है. मैंने एनपीएस बेचा, आगे जाके मैंने ही वो एनपीएस खरीदी. तो ये तो मैंने सिर्फ क्या किया, बैलेंस शीट डेट में एनपीएस को कम बताने के लिए किया. तो जो एनपीएस, ऐसा नहीं कि मैं परचेज नहीं कर सकता, पर जो एनपीए मैंने बेचे हैं वही एनपीएस को मैं परचेज कर सकता. On sale of NCA, the same has been removed from the books of the accounts. If the sale price is below the net book value, ठीक है, जो यूजुअल केस होगा, the shortfall should be debited to the profit and loss. ठीक है, मतलब मेरा जो बुक वैल्यू था, समझो मेरा असेट का बुक वैल्यू था 100 करोड़, मैंने इसको बेच दिया फॉर एग्जांपल 90 करोड़ में, तो 10 करोड़ मेरा जो आएगा किधर जाएगा, पीएनएल के डेबिट. इफ, हाँ प्रोविजन लगा के, मतलब फॉर एग्जांपल समझो 100 करोड़ है, 100 में से तूने प्रोविजन क्रिएट कर दिया समझो 40% का, अब इसका वैल्यू कितना हो चुका है, 4 करोड़. सो अगर फॉर एग्जांपल इसको तूने बेचा हुआ है बिलो द नेट बुक वैल्यू, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, लॉस. बट इफ द सेल इज फॉर अ वैल्यू हायर देन द नेट बुक वैल्यू, तो जो भी एक्सेस प्रोविजन है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, द एक्सेस प्रोविजन शुड नॉट बी रिवर्स बट शैल बी यूज टू मीट द शॉर्टफॉल और लॉस. मतलब अगर मैंने हायर में बेचा है तो उसको मैं पीएनएल प्रॉफिट में नहीं बताऊंगा, जो मेरा शॉर्टफॉल हो रहा है पहले मैं ये इसको हमने क्या करूंगा, सेटअप. मतलब मैंने एक को बेचा सस्ते में, डाल दो पीएनएल में, बट मैंने महंगे में बेचा है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सस्ते में बेचा है और महंगे में बेचा है, पहले ये दोनों को क्या करना चाहिए, सेट ऑफ. डायरेक्ट उसको इनकम में तुम लेके जा सकते. सिमिलरली इन परचेज ऑफ एनपीए, auditor should verify that purchase has been subject to the provision requirement. मतलब मैं जिससे भी परचेज कर रहा हूँ उसने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, जो भी स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल का था. Any recovery in respect of NPA purchase from the other bank is first adjusted against the acquisition cost. तो मैंने सामने वाले के पास से एनपीए खरीदे थे, जो पैसा आएगा रिकवरी में उसको मैं पहले किसके सामने एडजस्ट करूंगा, कॉस्ट. एंड ओनली द रिकवर्ड अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉफिट. तो मैं पहले इनकम से उसको मेरे क्रेडिट पीएनएल क्रेडिट में डाल सकता हूँ. For the purpose of capital adequacy, bank have assigned 100% risk weight to the NPS purchase. याद करो, एनबीएफसी में पता है पूरा टेबल दिया था रिस्क वेटेड, तो जो एनपी होता है उसमें कितना परसेंट रिस्क डाल दिया गया है, 1%. इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो पहले जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसके सामने हम लोग, एक्सेस होगा तो भी उसको रहने देंगे, फ्यूचर में जो शॉर्टफॉल आएगा उसके सामने रहेंगे, उसको पीएनएल क्रेडिट में लिखेंगे. अब नेक्स्ट वाले पॉइंट को आर मार्क करो, तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर तक ये रीड करके आना है. अब यहाँ पे दिया क्या है, सारे मल्टीपल पॉइंट्स से रिलेटेड तुम्हें कैसे ऑडिट करना है. इट इज क्वाइट सिमिलर टू हम नॉर्मल केस में कैसे ऑडिट करते हैं. तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट का ऑडिट कैसे करोगे.
फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है अदर असेट्स का ऑडिट कैसे करोगे। फिर उसके बाद दिया लोन्स एंड एडवांसेस का ऑडिट कैसे करोगे। तो ये पूरी चीज को तुम क्या करके आओगे तीन। उसको छोड़ के ऊपर एक और पॉइंट अपना एडवांसेस के पहले गया इन्वेस्टमेंट्स। देखो मैं मार्क करवाते जाता हूँ। चलो एवरीवन कम टू पेज नंबर 245। 245 पे दिख रहा है कैश। उसको तुम रीड करके आओगे। इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है पेज नंबर 247। रीड करोगे। एडवांसेस हमने पूरा कर लिया। एडवांसेस के बाद क्या ऑप्शन आएगा फिक्स्ड एसेट ऑन पेज नंबर 254। फिर उसके बाद पेज नंबर 258 पे अदर हेड्स है। ये चीज को तुम क्या करोगे। बाकी की चीज है जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स और सारी चीजें हम कल के लेक्चर में उसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है सो कल के लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा बैंक्स वाला टॉपिक क्या हो जाएगा समाप्त। हम दूसरा एक टॉपिक चालू करेंगे दैट इज ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिसमें से ड्यू डिलिजेंस जो टॉपिक है वो मार्केट में अच्छा खासा यूज भी हो रहा है तो उसके ऊपर हमारी पूरी डिटेल चर्चा रहेगी। फॉरेंसिक ऑडिट भी तुम्हें पता है मार्केट में अच्छा खासा चल रहा है दो अंदर का कंटेंट ओकेश दिया है। एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें थोड़ा बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स है बहुत सारे पॉइंट्स वापस कैसे दिए जैसे बैंकिंग में उन लोगों ने दुनिया भर के देखे रखा है इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे। तो कल अपना वो वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा। वो मॉड्यूल 3 में ड्यू डिलिजेंस मॉड्यूल 3।